तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। अमेरिका के हफ्ते की बाजार ने की है कमजोर शुरुआत और ये कमजोरी आती दिख रही है ग्लोबल मार्केट से। अब बचे हुए 1.5 घंटे का क्या होगा एक्शन और कल की क्या करें आप तैयारी। इस कमजोर बाजार में रिकवरी आएगी या फिर कुछ अहम लेवल तोड़कर बाजार बंद होने की तैयारी में है। ऐसे में आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को कैसे संभालें, कैसे बनाएं, ये रहेगा अगले 1.5 घंटे का फोकस। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ा लड़खड़ा जरूर रहे हैं बाजार यहाँ पर दोनों तरफ की खबरें आ रही हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। तो समझते हैं अनिल जी से कि इस बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सर, सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। कमजोर है बाजार, 150 अंकों से ज्यादा का नुकसान आपको दिखेगा। निफ्टी में 11,750 के बेहद करीब पहुंचता हुआ। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट कमजोर है। 24,000 के मजबूत सपोर्ट लेवल को भी बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, उसके नीचे भी ट्रेड किया, अब उसके आसपास है। और कमजोरी की लीडरशिप रिलायंस से आती हुई देखिए। आप सरप्राइज होंगे कि रिलायंस अपने टॉप से 10% करेक्ट हो चुका है। हालांकि निफ्टी 12,025 के लेवल से बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2.5% नीचे है, लेकिन रिलायंस अपने टॉप से 10%। तो ये करेक्शन जो आया है इसमें काफ़ी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखा है। मेटल और ऑटो ये दो ऐसे स्पेस है जहां सबसे ज्यादा मार पड़ती हुई दिख रही है आज बाजार में। और ये जो कमजोरी है ये पूरी तरह से इंपोर्टेड है। जी हाँ, यूरोप लगभग 2.5% कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स 1% से ज्यादा का नुकसान, लगभग 300 अंक कमजोर। और बस यही परेशान करने वाली चीजें हैं। तो पूरी की पूरी कमजोरी जो आपके सामने दिखेगी वो ग्लोबल मार्केट से आती हुई आपको नजर आएगी। जी दी बिल्कुल अनिल जी, तो इम्पोर्टेड कमजोरी है और वो ऐसे समय में आ रही है जब हमारे बाजारों के लिए भी मंथली एक्सपायरी है। तो वीक का एक इस हफ्ते की जो एक मार्केट टोन थी, क्या वो सेट हो गई है? और आज जिसके लॉन्ग्स होंगे उनके तो स्टॉप लॉस हिट हो गए सर। अब उन्हें क्या माइंडसेट अपनाना चाहिए बाजार के लिए? दीप, आज सुबह का आपका सवाल मैं दोहराता हूं जो आपने नहीं दोहराया, उसके बाद आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। और आप ये कह रहे थे कि क्या बाजार रेंज से बाहर निकलेगा, राइट? यही आपका आज का पहला सवाल था दीप, शायद मेरे ख्याल से, है ना? सर, बिल्कुल सर। उसका जवाब आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल। और हमारी यही राय थी कि एक्सपायरी का हफ्ता है और रेंज से बाहर निकलने के लिए बाजार के लिए पूरी के पूरे संकेत हैं कि 10 दिनों के एक सीमित दायरे के ट्रेडिंग सेशंस देखने के बाद बाजार अब जाने को तैयार है। और अनफॉर्चुनेटली ये रेंज के निचले सिरे को छोड़कर अब नीचे की तरफ जाने को तैयार है। तो अब दो चीज़ें एक बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, मतलब एकदम पक्का कर लीजिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। फ्रेश खरीदारी, नई खरीदारी आपको तभी करनी है जब निफ्टी 12,025 के पार निकलकर टिके तो। अदरवाइज ये देखेंगे कि कहाँ करेक्शन पूरा होता है, वहां से हम आगे सोचेंगे कि किन लेवल के आसपास, वो भी मैं लेवल आपको बताता हूं। पहली चीज तो है कि अब फ्रेश तेजी 12,025 के पार निकलकर निफ्टी टिकता है तो ही बनेगी, अदरवाइज ऊपरी स्तरों पर है डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी पर जब तक आप 25,000 25,200 की रेंज को पार न कर लें, इनफैक्ट 24,800 ही हो जाता है, तो 24,800 25,200 बैंक निफ्टी पर वो रेंज है जो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बुकिंग जो है, जब तक उसके पार नहीं निकले तब तक आपके लिए तेजी करना मुश्किल है। अब आइए नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, जिनके लेवल के नीचे आपको बेहद सतर्क हो जाना है। पहली चीज़, सावधानी वाले लेवल दे दूं जहां आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है, वो है निफ्टी पर लेवल है 11,850 के नीचे की क्लोजिंग का, जो आज आपको मिलने जा रही है। तो आपको थोड़ी तेजी की पोजीशन तो यहाँ कर ही लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कम कर ही लेनी चाहिए। दूसरा, बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे बंद होता है तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम कर ही लेनी चाहिए। तो 24,000 और 11,850 के नीचे की क्लोजिंग पर, लेकिन ट्रेंड आपका बदलेगा तब जब 11,650 आप निफ्टी पर इसके नीचे जाएं, तोड़ें, बंद होने के संकेत दें। तो 11,650 से ही हम पिछली बार 2-3 दिन लगातार सपोर्ट लेकर घूमे, तो अब अगला अहम लेवल निफ्टी पर आपके लिए 11,650 है। और 11,650 जैसे ही तोड़ा, ट्रेंड आपका जो अब तक निफ्टी पर पॉजिटिव है वो ट्रेंड बदलकर न्यूट्रल की तरफ हो जाएगा और बाद में अगर और गिरे तो नेगेटिव, वो बात की बात है। लेकिन 11,650 के नीचे निकलते ही आपको एकदम सतर्क हो जाना है निफ्टी पर। सतर्क तो अभी हो जाना है, 11,650 तो आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल का लेवल होगा। बैंक निफ्टी पर वो लेवल थोड़ा दूर है, मैं आपको फिर से वो भी निकाल कर बताऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस काफ़ी की है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि 24,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आज बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन
कम कर लेनी है, ये ध्यान रखना है। और तब तक आपको जो उछाल मिले उस उछाल में आपको बिकवाली करनी है, एक बार हल्का होना है, पोजीशन कम करनी है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर खरीदारी ना करें। एग्रेसिव होकर खरीदारी करने का वक्त तब आएगा जब निफ्टी फिर से 12,025 और बैंक निफ्टी 24,800 के पार निकलकर टिकने के संकेत दें, तब एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। अदरवाइज आपको सावधान रहना है। और हमें हमेशा ये होता ही आया है कि अमेरिकी बाज़ारों में चुनाव के नज़दीक जाने पर वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव बढ़ता है। आज आपके पास जो खबरें हैं वो सीधी तरह से एकदम साफ साफ कोरोना को लेकर ही है, जो पूरे दुनिया भर के बाज़ारों में कोरोना को लेकर फिर से डर फैल रहा है। फिर से जिस तरह से यूरोप में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के लॉकडाउन और इस तरह की जो बातें आ रही है, ये थोड़ी परेशान करने वाली है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम डर जाएँ, दुखी हो जाएँ, परेशान हो जाएँ, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट अभी अपना ले आना है। ये मान के चलें कि बाजार और कमज़ोर होंगे, उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉसेस को लगाएं और उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन तेज़ी की कम करें। और मंदी की है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। ये थोड़े सावधानी के संकेत हैं दीप, जिसके साथ चलना है अभी आपको। जी बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ी सावधानी बनानी पड़ेगी और थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। सर ठीक है, नज़र रखते हैं इन सारे एक्शंस पर, और स्पेशली जो आपने ये लेवल्स हमें बताए हैं वहाँ पर भी आप एक्शन देख सकते हैं। लगभग सभी इंडेक्स में आप भारी गिरावट देख रहे हैं। चलिए फिर कॉल्स भी एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से आ रही हैं। शुरुआत करते हैं सुमित जी के साथ, सुमित के सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। लास्ट 2 दिन से हमने बहुत सारे सेल कॉल दिए और अभी यहाँ पर वापस से एक सेल कॉल रडार पे आया है। आईटी स्टॉक में दबाव है, जिसमें इन्फोसिस में वीकनेस देखने को मिल रही है। इन्फोसिस में लास्ट 5 दिन के लो ब्रेक हो रहे हैं। इन्फोसिस 1112 1111 के आसपास स्पॉट लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से बिकवाली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसके लिए इन्फोसिस में 1110 वाला पुट अभी 12 रुपए 12.25 रुपए के आसपास अवेलेबल है, इसमें ट्रेड करने का सलाह रहेगा। इन्फोसिस में दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में स्टॉक यहां से नीचे में मिनिमम जो टारगेट दिखाएगा इन्फोसिस वो है 1080, और 1080 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो 1050 तक के लेवल इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए इन्फोसिस में पुट खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1110 का। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 6 रुपए का, और इसका पुट का टारगेट बनेगा 18 से लेके 20 रुपए तक का। बाय इन्फोसिस 1110 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 6, टारगेट 18 से 20 तक के देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो क्लोजिंग शो का पहला कॉल शॉर्ट साइड पर, और सुबह भी एचसीएल टेक का पुट लेने की राय दे रहे थे सुमित जी, और रिलायंस सुमित जी ने सबसे पहले शॉर्ट करने की राय दी, और वहां से रिलायंस ने देखिए लीडरशिप जो आई है गिरावट की, वो पूरी तरह से रिलायंस से ही आई है। तो सुमित जी का कॉल एकदम बाजार में सही वक्त पर शॉर्ट साइड पर भी आता हुआ दिखा है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ बसिन साहब हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल, और वक्त है उनसे उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स लेने का, तो बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है बसिन साहब आपका। तेज गिरावट देखने को मिल रही है आज ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। पहले तो एक बार मैं आपसे आउटलुक लेना चाहता हूं ग्लोबल मार्केट्स का, हमारे मार्केट्स का कैसे देख रहे हैं सर आप? हाँ, तो अनिल जी 2 चीजें हैं वहाँ पे। एक तो जैसे आपको पता है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी लॉकडाउन की प्रॉब्लम है। यूरोप में वैसे भी डॉलर की जो वीकनेस है वो थोड़ा रिवर्स हो रही है। बट यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा इंडिया का तो सबसे अच्छा सीजन है। हमारी कोरोना की केसेस भी कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ मनी भी घट रहा है, और हमारे यहाँ तो फेस्टिवल सीजन है। तो आई थिंक ये इनऑर्डिनेट, जैसे मैंने आपको कहा था, द वीकनेस इज देयर इन द निफ्टी, और वो आई थिंक 650-700 पे एक आज के लिए वॉलिटिलिटी ट्रेड है। आई एम वेरी वेरी श्योर कि कल यू विल अगेन सी, और मे बी इन द लास्ट आवर अनदर बाउंस बैक, बिकॉज दिस इज मोर टू डू विद ग्लोबल क्यूज, जहाँ एक्सटर्नल है। अभी यूएस मार्केट तो खुलेगी, उसका टिप्पणी बाद में करेंगे, और वहाँ वैसे भी थोड़ा सा ट्रेंड वीक है। मैं सोचता हूँ क्वालिटी स्टॉक्स लेने का मौका है, लेकिन जो सेक्टर्स वीक है वहाँ पे आप हेज करके चल सकते हैं, और वो आप कहें तो मैं बताऊं। सुबह की मेरी कॉल जो थी सर फेडरल बैंक, उसमें स्टॉप लॉस हो गया, आप एग्जिट कर लिया अगर आपने है। मैंने फिर भी कहा था फेडरल बैंक विल बी एन आउट परफॉर्मर इफ यू हैव अ 3 to 6 month व्यू। ऑन दी अदर हैंड जो मेरा दूसरा बाय था एनटीपीसी, आई एम वेरी वेरी फोकस्ड, बाय बैक विल बी अबव 120 रुपीज, सो स्टे पुट। अब आप कहें 2 बाय 2 सेल हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ है सर। बिल्कुल सर, बताएं सर प्लीज, शुरुआत करिए बाय कॉल्स के साथ।
तो बाय में है सर। सबसे पहले मेरे को जो सबसे पसंद इस भाव पे आ रहा है, जो मेरा फेवरेट गोदरेज प्रॉपर्टी 1010-12 में लीजिए। 990 का स्टॉप लॉस रखिए। 1055 से 1065। दूसरा बाय होएगा जो मेरा अगेन फेवरेट है HDFC लाइफ, 73-74 का भाव है। 565 का स्टॉप लॉस रखिए। 590 का टारगेट इन द शॉर्ट टर्म। और सेल में है सर नौकरी बेचिए 3525 से 3540। 3600 का स्टॉप लॉस, 3320 का टारगेट। दूसरा सेल है जो मैं पहले भी दे चुका था 3020 में बजाज ऑटो। अब बजाज ऑटो थोड़ा सा पुल बैक दे तो 2925-50 में बेचिए। 3000 का स्टॉप लॉस, इसका भाव मुझे 2700 दिखता है। ओके, तो ये है आपके लिए 2 बाय 2 सेल। एक बार info@naukri.com का आप टारगेट दे दें। 3525 3545 की रेंज में बेचना है। 3600 का स्टॉप लॉस, और इसका टारगेट क्या होगा बसिन साहब? 3300 का अनिल जी। ओके, 3320, परफेक्ट। तो मैं अब एक एक करके एक बार आपके सामने रख दूं। 2 बाय कॉल हैं, 2 सेल कॉल हैं बसिन साहब की तरफ से। 1010 1012 में गोदरेज प्रॉपर्टी आप खरीदिए, ये है वसीम साहब की राय। और 990 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 1055 1065 के टारगेट। HDFC लाइफ यहाँ पर करनी है खरीदारी। इस पर लगातार वसीम साहब बुलिश हैं, आगे भी वो लगातार खरीदारी करने की राय देते हैं। यहाँ पर खरीदारी कीजिए 573 574 के आसपास, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 565 565 का स्टॉप लॉस, 590 का टारगेट। naukri.com यानी कि इन्फो एज में करनी है आपको बिकवाली। 3525 3545 के रेंज में आए तब बेचिए इन्फो एज को। 3600 का स्टॉप लॉस, 3320 का टारगेट है। और बजाज ऑटो बेचिए 2925 2950 की रेंज में। 3020 का स्टॉप लॉस है और 2700 का टारगेट। ये बजाज ऑटो में टारगेट 2700 तक के आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। और 3000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये है आपके लिए बजाज ऑटो में बेचने की राय। तो ये 4 स्टॉक है बसिन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर। 2:50 पर फिर से आपसे हम करेंगे मुलाकात, तब आपसे लेंगे। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। और मानसी हमारे साथ हैं। इवेंट्स, जो कुछ भी खबरें, जो रिजल्ट्स और बाकी इवेंट्स हैं, उन पर एक बार नजर डाल लेते, कहाँ कहाँ हमें नजर रखनी है। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर। गुड आफ्टरनून। निफ्टी स्पेस में SBI लाइफ के नंबर्स का भी इंतजार है। वायदा बाजार में 2 कंपनियां M&M फाइनेंशियल, टोरेंट फार्मा अनुमानित समय बाजार बंद होने के बाद ही अपने नतीजे पेश कर सकती हैं। 2 इवेंट्स, इनफैक्ट 3 बैठक हैं जो कि फोकस में है। आज शाम 5:30 बजे 45 ऑयल एंड गैस के प्रमुखों से प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं ये, और साथ ही नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार की आज विनिवेश विभाग के साथ बैठक होने वाली है। इसके अलावा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो आज से शुरू हो चुके हैं। आज से लेकर 29 अक्टूबर तक के लिए ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। कल के लिए निफ्टी स्पेस में टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल के नंबर्स आते दिखेंगे। वायदा बाजार में ICICI प्रूडेंशियल, अमारा राजा बैटरीज, इन दोनों कंपनियों के नंबर्स होंगे। साथ ही शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए MD और CEO का पदभार जो है कल से संभाल लेंगे। बुधवार का दिन निफ्टी स्पेस में L&T, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आएंगे। वायदा बाजार में मैरिको, RBL बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेज, कमिंस इंडिया के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा L&T नतीजों के साथ स्पेशल डिविडेंड पर भी एक बोर्ड बैठक करेगा। टाटा मिस्त्री मामले में अंतिम सुनवाई होने की संभावना है बुधवार के दिन। वहीं हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देने की रिकॉर्ड डेट है। और साथ ही APL अपोलो ट्यूब्स नतीजों के साथ शेयर विभाजन को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाला है। इंडिया बुल्स वेंचर्स का नाम जो है बुधवार से यानी कि 28 अक्टूबर से बदल जाएगा और ये बदलकर धनी सर्विसेज हो जाएगा। ओके, उसके बाद उम्मीद करेंगे शेयर धारकों को धन ही धन मिले। धनी सर्विसेज, ये है इंडिया बुल्स का नया नाम आने वाले समय में। एक और कंपनी का भी, हाँ, टानला सॉल्यूशंस का भी नाम बदल रहा था ना, तो कुछ टानला सॉल्यूशंस का भी नाम बदल के कुछ तो बदल रहा है। आगे तो टानला ही है, तो वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इंडिया बुल्स वेंचर्स ढूंढने वालों को थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपने अभी से याद नहीं किया, ये हो जाएगा धनी सर्विसेज। आइए कुछ और आपको धनी बनाने के तरीके बता रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी, हमारी बिकवाली की राय है और बेचना है सन फार्मा, जिसके अंदर एक नीट, क्लीन, क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और एक साथ में अनिल जी डिस्क्लेमर है, मैंने और कुणाल जी ने अनिल जी जून के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर में अभी तक एक बार भी सन फार्मा पर
हम लोगों ने खरीदारी की राय नहीं दी है और अब इसके अंदर एक मच अवेटेड ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, यहां पर एक डिसेंट गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक आपका बहुत ही पसंदीदा जुमला था अनिल जी, वो आपसे आपकी इजाजत से मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा कि अनिल जी ये स्टॉक तो गयो, तो अनिल जी इसमें जो है 480 रुपए का एक ब्रेकडाउन आता हुआ सन फार्मा में नजर आ रहा है। सारा फार्मा वीक है और सन फार्मा विशेष रूप से चार्ट पर कमजोर दिख रहा है, तो मौजूदा स्तरों पर हमारी शॉर्ट करने की राय है। यहां पर 478 रुपए पर 478 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 460 रुपए का, दूसरा टारगेट 445 रुपए का, 445 तक का फॉल सन फार्मा में आना चाहिए। शॉर्ट करने की हमारी राय। ओके, 445 तक सन फार्मा गिर सकता है, तो यहां पर नजर रखिए, काफी भारी गिरावट आ रही है। कई और स्टॉक्स है जहां पर हमें फोकस करना चाहिए। एक बार वरुण के पास चलते हैं और जान लेते हैं आज बाजार खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए, नतीजे अच्छे हैं क्योंकि कंपनी का जो एनआईआई है 17% वो बढ़ा है, मुनाफा करीब 27% बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए 2.7% से गिर के 2.55% आए हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते जो प्रोविजनिंग नहीं की है इन्होंने एनपीए की, अगर वो भी कर देते तो 2.7% रहता, तो ये भी कोई निराशा नहीं है। और मार्जिन जो है 4.4% से बढ़ के 4.5% पे आए हैं। हालांकि जो लोन ग्रोथ है वो 4% गिरी है। जीएचसीएल नतीजे थोड़े कमजोर है, खासकर मुनाफे के फ्रंट पे, क्योंकि 117 करोड़ से गिर के 84 करोड़ पे आया है। मार्जिन 19.9% से बढ़ के 23.2% पे आए हैं। पॉलीमेडिकेयर नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा 23% बढ़ा है, 28 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ पे आया है। मार्जिन 35% से बढ़ के 42% के मार्जिन 24% से बढ़ के 28% के आसपास आए हैं। बीएमएल में हिस्सा बिक्री के लिए जल्द जो सरकार है वो बोलियां मंगाने वाली है, ये कोजेंसिस की तरफ से खबर आई है, और सरकार विनिवेश की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी पूरा करना चाहती है। एक्सिस बैंक, इसकी भी खबर कोजेंसिस की तरफ से आई है कि सरकार सुट्टी का जो हिस्सा है एक्सिस बैंक में उसको जल्द बेचना चाहती है। एल्मिक फार्मा, इस कंपनी को एक दवा के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। एस्ट्राजेनेका, इस काउंटर में अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा है क्योंकि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन थी उसके ट्रायल के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने मिले हैं, और ट्रायल के दौरान बुजुर्गों में इसका जो इम्यून पावर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है, तो इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी अच्छा हुआ है, उसके चलते स्टॉक में तेजी है। शीला फोम, 22 अक्टूबर को कोटक म्यूचुअल फंड ने इस काउंटर में 35,000 शेयर जो है खरीदे हैं। फोर्टिस हेल्थ, यहाँ पे चेन्नई में 250 बेड के लिए ये एक अस्पताल शुरू करने वाले हैं। सबसे आखिरी में कुछ और बल्क डील्स, यहाँ पे इंडियन होटल में करीब 37 लाख शेयर का सौदा हुआ है, और कोफोज में करीब 40 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है। तो ये दो बल्क डील्स भी है जिसके कारण स्टॉक्स में इंपैक्ट देखने मिल रहा है। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल वागली साहब के लिए वागली का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे बेचना है पीईएल 1283-1284 का करंट भाव है। मुझे लगता है यहाँ पर बेचना चाहिए। 1288-89 अगर बाउंस होता है तो बेचना चाहिए। 1296 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है ये 1260 तक नीचे जा सकता है, और शायद आज के दिन में यहाँ से 20-22 रुपए की डाउन साइड में देख रहा हूँ। ओके, तो पीरामल एंटरप्राइजेज यहाँ पर आपको करके चलनी है बकवाली। जिस तरह से वहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि स्टॉक पर थोड़ी और भारी गिरावट हो सकती है। पर बल्क ऑफ सेलिंग हम जो देख रहे हैं आज वो आ रही है ऑटो काउंटर्स पर, और यहीं पर हम सबसे ज़्यादा प्रेशर देख रहे हैं। बजाज ऑटो, जहाँ पर भसीन साहब बिकवाली की राय देखे गए। हीरो मोटो, यहाँ पर नजर रखिए, आज 7% की गिरावट हीरो मोटो में भी आपको आती हुई दिख रही है। मदरसन सुमी, यहाँ पर आप 4% की गिरावट देख रहे हैं, और टाटा मोटर्स यहाँ पर भी आप भारी गिरावट देख रहे हैं। तो वागले साहब, कहीं ना कहीं ये जो ऑटो स्टॉक्स हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। और आज सुबह आपने बिकवाली की राय दी थी हीरो मोटो पर भी, वहाँ पर तो टारगेट आसानी से आ गया, बल्कि उसके और नीचे गया है। अब क्या करना चाहिए हीरो मोटो पर?
दीपांशु, जिन जिन लोगों का डे ट्रेडिंग का व्यू था वो तो टारगेट आ गया, उससे कई ज्यादा नीचे गया है, आप सही बोल रहे हैं। अभी ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन है, तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ लॉन्ग जाना चाहिए, बट किसी ने बेचा है तो बुक कर ले, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। दूसरे स्टॉक जो वीक हो रहे हैं उसमें बेचने की सलाह होगी। हीरो मोटो में अभी आप शॉर्ट ये लेवल पे रह नहीं सकते। ओके, तो नज़र रखिए जिस तरह से यहाँ पर आप एक्शन देख रहे हैं हीरो मोटो का। वागले साहब की सेल कॉल थी मॉर्निंग में, 3000 का टारगेट था, उससे तो काफ़ी नीचे आ गया, तो अच्छा मुनाफा इस कॉल ने आपके लिए बनाया होगा। किरण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण सर, गुड आफ्टरनून। JSPL पर राय सर, जिस तरह से ब्रेकडाउन आया, हमने देखा फ्राइडे को भी एक बड़ी गिरावट थी, अभी भी हम देख रहे हैं कि 6.5% नीचे है, और कितना नीचे जा सकता है ये स्टॉक? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरा मानना है कि जिंदल स्टील में इधर 180 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। पिछला स्विंग लो भी इसके नजदीक वाला ही था, तो मेरा मानना है कि 180 के आसपास अगर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले अगर कोई शॉर्ट है तो। अभी शॉर्ट पोजीशंस के लिए 196 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो नज़र रखिए यहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन JSPL पर भी आ रहा है। हम देख रहे हैं कि फ्राइडे से ही इस स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर और बनते हुए दिख रहा है। सचिन जी भी हमारे साथ हैं, और सचिन जी आपके पास मैं आता हूँ बायोकॉन के साथ, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि 400 के नीचे स्टॉक आ गया है। यहाँ पर हमने देखा है कि जब से तेजी हुई थी 460 से, वहाँ से जो गिरावट है ये काफ़ी तेज़ हुई है। अब क्या इन लेवल्स पर बायोकॉन को सपोर्ट मिलेगा या फिर और वीकनेस आएगी? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। देखिए, बायोकॉन की अगर हम बात करें तो शुक्रवार के सेशन में ही हमने एक राय रखी थी कि जो इम्पोर्टेंट जंक्शन था, एक अच्छा सपोर्ट था 440 के आसपास, वो जिस इंटेंसिटी से ब्रेक हुआ था वहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही बनी थी कि लगभग 400 से 405 ये पर्टिकुलर जोन में स्विंग होना चाहिए काउंटर, एंड उसी लाइंस पे ये पर्टिकुलर करेक्शन शेप अप हुआ है। बट यहाँ से मुझे ज़्यादा डाउन साइड नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। इनफैक्ट 380 के आसपास ये एवरेज प्लेस्ड है, 390 का ऑलरेडी उसने स्विंग बना दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा जोन है जहाँ पर शॉर्ट्स अवॉइड करने चाहिए, बट एग्जिस्टिंग उनकी अगर पोजीशन है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कवर करने के मौके मिल रहे हैं। एंड जिस तरीके से फिलहाल ये प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 405 यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर वापस क्लोजिंग बन जाती है तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रेंज बन सकती है अगले एक्सपायरी के लिए, 400 से लेके 450 तक की। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है शॉर्ट्स कट करने चाहिए, प्रॉफिट बुक करने चाहिए, एंड थोड़ा सा वेट आउट करना है। अगर 405 के ऊपर स्टॉक वापस रिबाउंड हो गया तो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आ सकता है काउंटर में। ओके, तो नज़र रखिए बायोकॉन पर, शायद यहाँ पर सपोर्ट ले ले। UPL ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर आज सुबह आशीष केलकर साहब बिकवाली की राय देकर गए थे, हमने देखा है कि स्टॉक पर प्रेशर भी बना है। किरण जी, UPL पर अब क्या करना चाहिए? जिस तरह से एक्शन बना और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट भी आई है, अब नेक्स्ट क्या रहेगा जहाँ तक UPL का सवाल है? देखते हैं दीप, तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर ये स्टॉक 415 से लेके 410 तक के लेवल्स के आसपास आता है तो, लॉन्ग टर्म डिलीवरी के हिसाब से। अभी के लिए हम शॉर्ट पोजीशन की ही राय दे रहे हैं, और मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ 436, तो 436 के साथ स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस बनाए रखे। अगले एक से 1.5 हफ्ते के अंदर आपको 415 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, जहां पे आपको डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चालू कर देनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए UPL पर आइए अगला बिल्कुल है सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सचिन जी। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस, एंड काफी बार हमने ये पर्टिकुलर काउंटर इसके अहम लेवल्स के आसपास पकड़ा हुआ है, एंड जिस तरीके से वापस एक रिकवरी हुई है, आज का जो इंट्राडे लो था अराउंड 1153 के आसपास का, जो 1150 का बेस है वहां से ये रिकवरी हुई है। इंट्राडे चार्ट्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर ऑलरेडी एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है जो एक बुलिश संकेत दे रहा है, एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है अगले 1 से
2 दिनों में वापस स्टॉक अराउंड 1240 1245 इस पर्टिकुलर रेंज में स्विंग होना चाहिए। सो खरीदारी करने की सलाह है। 1185 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल प्लेस्ड है। इसका स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ेगा अराउंड 1166 के आसपास, एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए थ्रू आउट दी एक्सपायरी। तो मुथूट फाइनेंस, चलिए खराब बाजार में यहाँ पर खरीदारी की राय आई है। मेरे ख्याल से अभी तक का एकमात्र बाय कॉल, और पता नहीं शो का एकमात्र ना हो, बाद में और भी आए तो बढ़िया है। लेकिन फिलहाल मुथूट फाइनेंस 1186 के आसपास खरीदिए। 1166 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। ऊपर 1240 1245 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। कुछ और स्टॉक जो बड़े कमजोर हैं, सुमित जी ने उन पर बिकवाली की राय भी दी। तो सुमित जी, जुबिलेंट फूड जरा इसके चार्ट देखिए। जहाँ तक मुझे याद, आपने बिकवाली का कहा भी और दिन के लो पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 2140-45 का लो बना है, 2160-65 के आसपास है। क्या करना चाहिए जुबिलेंट फूड में, जिन लोगों ने आपकी राय पर बिकवाली की है? बिल्कुल अनिल जी, 2 दिन पहले बिकवाली का सलाह दिया था। 2230-2250 के आसपास का भाव था, वहां से अभी 100 रुपए नीचे है और हुआ है दिन सिर्फ 2। स्टॉक के अंदर गिरावट है। अगर आज 2150 के नीचे बंदी दे देता है जुबिलेंट फूड, अगर आज 2150 के नीचे बंद दे देता है तो फिर 2000 तक के एक्शन के लिए 2080 से 2050 तक के लेवल जुबिलेंट फूड में फिर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक बार बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करें। स्टॉक को सपोर्ट लेने दे, कहां पे रुकता है और कहां से बाउंस होता है वहां पे बाइंग का सोचेंगे। फिलहाल जिन्होंने भी सुन के सेल किया है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 2150 के नीचे क्लोजिंग का मतलब 2080 से 2050 तक के लेवल जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर राय इस वक्त बिकवाली के लिए। आज मेटल्स बड़े कमजोर हैं। आज लीडरशिप यहीं से आ रही है। जेएसपीएल 7% नीचे है। वायदा कारोबार के बैन में तो नहीं ना, नहीं बैन में नहीं है इसलिए गिरा है। बैन में होता तो शायद इतना नहीं गिरता, बच ही जाता। जेएसपीएल ये है वो स्टॉक जहां पर कमजोरी है। किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए, जितना गिरना था गिर गया या अभी भी जगह बची है? जिंदल की बात कर रहे हैं? हाँ, जिंदल स्टील। कोई बहुत सारे लोग उसको जिंदाल भी बोलते हैं, कोई जिंदल भी बोलते हैं। अब सबका अपना अपना सिस्टम है। कोई आप में से किसी को पक्का नाम पता है, जिंदल बोला जाए या जिंदाल बोला जाए? जिंदल। जिंदल कुणाल जी, जिंदल जिंदल या जिंदाल? अनिल जी जिंदल है। जिंदल, ठीक है, जिंदल है भाई, जिंदल। हाँ, वो एक्चुअली पहले जिंदल ही होता था। एक मिनट पहले बंसल जी कुछ कहते हैं, उसके बाद में हाँ बता दूं अपनी टिप्पणी। हाँ बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है वो जिंदल स्टील को जिंदाल स्टील बोलता है, ये दिखाने के लिए कि मैं अंग्रेज हूं। अनिल जी, एक्चुअल में अनिल जी जिंदल स्टील ही है वो। अच्छा, जिंदल ही माना जाए। अच्छा, मैं तो है ना, मुझे तो जहाँ से जिंदाल कहाँ से वो मैं बताता हूँ। आपको पता है एक पिक्चर आई थी मोहरा, उसमें नसरुद्दीन शाह का नाम जिंदाल था, तो वहाँ से वो जिंदाल बोलने की बहुत लोगों की आदत पड़ गई। तो अभी ठीक है, जब बंसल जी ने बोल दिया कि जिंदल ही बोला जाए तो फिर आगे से इसको जिंदल बोलने की कोशिश की जाएगी सबके द्वारा। हाँ, तो जिंदल स्टील पर किरण जी की राय। किरण जी बताइए। बिल्कुल, जिंदल स्टील पे मेरी राय ये है कि 196 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट पोजीशन रखनी चाहिए। 180 के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी है। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि 180 एक बहुत अच्छा बेस है। मीडियम टर्म आउटलुक के लिए वो लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे अगर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होती है 180 के आसपास। बिल्कुल, तो ये आपके लिए जेएसपीएल। अगर जिंदाल और जिंदल में कंफ्यूजन हो तो जेएसपीएल बोल दें और नहीं तो जिंदल स्टील बोल दें। बिल्कुल ये ठीक है। तो ये आपके लिए राय। आइए, दोनों स्टॉक बैंकिंग में बाकी सब कुछ कमज़ोर हैं, लेकिन 2 स्टॉक जो हरे निशान में उस पर आशीष जी से लेते हैं। आइए, आशीष जी का स्वागत है। वो है कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक। दोनों ने मना कर दिया, मतलब एक ने तो साफ साफ मना कर दिया और दूसरे ने कहा कि हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद दोनों शेयरों में मजबूती बची नहीं। इसका मतलब मार्केट ये समझता है कि दोनों की शादी हो जाए तो बेहतर। तो आशीष जी, आपका क्या व्यू है? होगी, नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी और किसको फायदा होगा? दोनों स्टॉक जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए? ठीक है जी, मेरा मानना है दोनों को स्टॉक होल्ड करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सिनर्जी देखा जाए दोनों बैंक्स में, तो जो इंस्टीट्यूशन ज्यादा जो बिजनेस है वो कोटक के पास में और जो मिक्स बिजनेस प्रोफाइल है वो इंडसइंड बैंक के पास में है। बट अब एक इशू ये है कि कोटक का जो रिस्क नॉर्म्स है और जो इंडसइंड बैंक के रिस्क नॉर्म्स है उसमें काफी फर्क है। तो जिसके कारण से जो एनपीए का परसेंटेज है
वो इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा है कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक के। तो कोटक एक स्ट्रॉन्गर बैंक है इंडसइंड बैंक के सामने बिल्कुल। और मेरा अभी भी मानना ये रहेगा थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सिर्फ इस मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से नई पोजीशन नहीं लेना चाहिए। कोटक के नतीजे भी आए हैं, काफी अच्छे नतीजे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि बाय मोड में रहना है तो आप इंडिविजुअल बैंक के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए बाय में रहें। अभी इस मर्जर को लेकर इस एक्सपेक्टेशन में बाय करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल, मर्जर पर एक्सपेक्टेशन करके ट्रेड करना थोड़ी जल्दबाजी रहेगी। देखते हैं किस तरह के एक्शन आता है। इंडसइंड ने तो क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही। पर आइए 2:30 बज गए हैं, सही समय है, जान लेते हैं इस समय की अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो कमजोर हैं सर। हालांकि निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स में लगभग 50 अंकों की रिकवरी हुई है, पर अभी भी 250 पॉइंट्स नीचे ही आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 100 अंकों की गिरावट है, ऑलमोस्ट 1% नीचे हैं। यूरोप यहां पर कमजोर शुरुआत हुई थी और अभी भी कमजोरी है। यूके के बाजार थोड़े रिकवर हुए हैं, पर आप फ्रांस और जर्मनी पर नजर डालेंगे तो वहां पर थोड़ी ज्यादा वीकनेस है, स्पेशली जर्मनी जहां पर आप 2% की गिरावट देख रहे हैं। एशिया की बात करें तो हांगकांग के बाजार आज बंद थे, चाइना ऑलमोस्ट 1% नीचे था और जापान एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है। तो थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यूज जरूर है सर, बताइए क्या करना चाहिए। ग्लोबल संकेतों से ज़्यादा मुझे दिक्कत अपने यहाँ की ज़्यादा नज़र आ रही है। तीन एक्सपायरी पहले का जो माहौल था वो मुझे थोड़ा फिर से याद आ रहा है, और वो इसलिए, देखिए अब आप ट्रेड कर रहे हैं 11,750 स्पॉट लेवल पर निफ्टी पर, ठीक है ना। 11,750 पर छोड़ दीजिए जो भी पोजीशन है, 11,800 तक आपके पास है करीबन 70 लाख पुट राइटर्स मतलब जिन लोगों ने पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई है 12,000 के लेवल पर, 11,950, 11,900, 11,850 और 11,800, ये सब मिलाकर हो जाते हैं कुल मिलाकर 70 लाख शेयर, लगभग 70-75 लाख शेयर। तो ये 70-75 लाख शेयर जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं, जो आज अचानक से जो इस गिरावट हुई है उसमें रॉन्ग फुट पर हैं, जिन्होंने अगर 11,850 का स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये रिस्क पर हैं। और ये रिस्क पर हैं तो नेचुरली या तो ये कहीं न कहीं स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन कम करेंगे, या फिर मार्केट जैसे ऊपर आएगा वैसे ये हल्का होकर निकलने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि ऊपरी स्तरों पर दबाव रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर भगवान न करे ग्लोबल मार्केट समझो अमेरिका अभी 250-300 नीचे दिख रहा है, 400-500 अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर आपके लिए कल भी मुश्किल। और एक्सपायरी का हफ्ता है, एक्सपायरी के हफ्ते में मंडे का ट्रेंड वो काफ़ी हद तक कई बार दिशा तय करता है कि 4 में से 3 दिन आमतौर पर ये आप देखते हैं कि जो सोमवार का ट्रेडिंग सेशन होता है 4 में से 3 दिन वही आपको रेंज दिखाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि 10 दिनों के रेंज बाउंड मार्केट को अगर आप नीचे जाते हुए देखते हैं तो फिर वो लॉन्ग ट्रेडर्स और शॉर्ट ट्रेडर्स दोनों बराबर में होते हैं, और तब जिनकी तेजी की पोजीशन है उनकी रिस्क बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन को हल्की कर लीजिए, स्पेशली तेजी की पोजीशन को हल्का होना बहुत ज़रूरी है। हल्के होंगे तो आप नीचे में भी वापस ले पाएंगे, और हल्के होंगे तो बाजार जब रिकवर करेंगे तब भी ले पाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि आपके लिए तेजी की पोजीशन कम करने का वक्त आ गया है 2 लिहाज से। पहला, अगर आपने इंट्राडे पोजीशन ली है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है 11,850 पर। अगर आपने क्लोजिंग बेसिस पर रखना है तो 11,850 के नीचे बंद हो, जिसकी संभावना पूरी दिख रही है, तो आपको बेचकर निकल जाना है। तो पहली चीज़ तो ये कर लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि आपको कहाँ एग्जिट करना है, तो हल्का कर लेना है। ये तो बात हुई निफ्टी की। और अब अभी जब तक वापस 12,000 पार करके निफ्टी नहीं टिकेगा तब तक ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, न कि बाय ऑन डिप्स का। बाय ऑन डिप्स करने के लिए हम 11,650 पहला लेवल सोचेंगे अगर होल्ड हुआ तो, और 11,650 तोड़ा तो फिर और देखेंगे। वजह ये देखिए दीप के ग्लोबल मार्केट जिस तरह से तेज़ी से जा रहे हैं, और हमारे यहाँ रिलायंस का सपोर्ट है नहीं, ऊपरी स्तरों से रिलायंस 10% निकल चुका है, तो उस लिहाज से आपके लिए निफ्टी में रिस्क ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि निफ्टी में आपके लगभग 70-75 लाख शेयर ऑलरेडी लॉन्ग साइड पर पकड़ा गए हैं, जो आपके लिए नीचे जाने का संकेत दे रहे हैं। देखिए बात करते करते 30 पॉइंट और निफ्टी निकल गया। तो पहली चीज़ है कि आपको पोजीशन हल्की कर लेनी है, वो बहुत क्लियर कट है। अब आइए बैंक निफ्टी। 24,000 के नीचे अगर आज बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ेंगी? 24,000 तक जो पुट राइटर्स हैं उनकी संख्या है इस वक्त लगभग 26 लाख शेयर, राउंड फिगर में 25 लाख शेयर मान लीजिए, थोड़े ज़्यादा ही होंगे।
25 लाख शेयर अगर आपके पुट राइटर्स हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी पुट बेचकर और 24,000 के नीचे बंद होता है तो ये रिस्क पर आ गए हैं। और ऐसे में इनकी पोजीशन, मैं फिर कह रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट्स बहुत कम है, जो कुछ बने वो आज बने, लेकिन जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वही दिक्कत देगी बाजार में। और ये याद रखिएगा कि ये वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये ट्रेडर्स वाली एक्सपायरी नहीं है, ये फंड्स वाली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है और इसमें पोजीशन हमेशा ज़्यादा होती है। इसीलिए आज सोमवार के दिन आपको इतनी ज़्यादा पोजीशन दिख रही है। तो बैंक निफ्टी भी 24,000 के नीचे बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन डिसिप्लिन के तौर पर काट लेना है। और 11,850 के नीचे निफ्टी, तो मेरा ये समझना है साफ साफ कि भले इस वक्त सपोर्ट लेवल के आसपास, जरूरी नहीं कि आप 11,725 पे ही एग्जिट कर लें या 24,000 पे कर लें, आपको बाउंस मिले, थोड़ा ऊपर आ जाए 24,100 24,200 की रेंज में आए, वहाँ आप बैंक निफ्टी से निकल सकते हैं। अगर आपको बाउंस में निफ्टी 11,800 825 तक आए, निकल जाइए। पॉइंट सिंपल ये कि आपको एग्जिट करने का ऊपर में सोचकर हल्का होना चाहिए ताकि आप बाजार में फिर से एंट्री कर सकें। थोड़े से रिस्की हो रहे हैं बाजार, ये ध्यान में रखिएगा बस। बिल्कुल, तो बाजार में रिस्क बढ़ रहा है, इसलिए सही समय होगा थोड़ा बाउंस बैक आए तो आप अपनी पोजीशंस हल्की कर लीजिए, वापस आपको फिर से एंट्री के मौके भरपूर मिल सकते हैं। ये है आपके लिए सलाह। और हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक अटेम्प्ट कर रहे हैं बाजार, बट वो वापस फिसलते हुए दिख रहे हैं। 24,000 के नीचे वापस बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है और निफ्टी जो थोड़ा अभी संभल रहा था वापस 11,750 के नीचे भी आ गया है। मुथूट फाइनेंस में थोड़ी सेलिंग आई है, अभी देखते हैं, इस स्टॉक पर नजर रखिए। मन्नापुरम 5.5% नीचे है तो वहां पर आप थोड़ी और बिकवाली का प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। टाटा पावर ये एक और स्टॉक है जहां पर आप बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं और एक बार इस पर भी कॉल ले ली जाए। किरण जी, जरा टाटा पावर का चार्ट देखकर बताइए क्या चल रहा है सर, जिस तरह से ब्रेकडाउन आया है और कितनी गिरावट आएगी? टाटा पावर में एक बहुत इंपॉर्टेंट 55-56 का लेवल था, वो क्रॉस करने में नाकामी हासिल हुई है। मेरा मानना है कि जो राइजिंग ट्रेंड लाइन की वैल्यू है वो लगभग 50 to 50 के आसपास है, तो इधर से मुझे लगता है 50 to 50 तक नीचे जा सकता है। और ये अगर 52 का लेवल्स निकल जाए तो वापस एक बार 50 का जो सेकंड सपोर्ट है उधर टेस्ट होता नजर आ जाना चाहिए। दीप, मेरे लिए एक प्लीज बिगुल बजवाइए, एक सेल कॉल आ रहा है। बिल्कुल, बिगुल बजाया जाए किरण जी के लिए, किरण के कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, बेचना है और बेचना है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने एक ऑप्शन सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया है और पिछला स्विंग बॉटम 300 का था वो भी तोड़ दिया है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हो रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम से हो रहा है, तो मेरा इधर से मुझे लगता है कि आज के लिए टारगेट करीबन 294 के आसपास के रहेंगे, पर कल के लिए पोजीशंस ओपन रखनी चाहिए। और जिन जो कल के लिए पोजीशंस बना रहे उनके लिए 291 का टारगेट रहेगा और मैं अभी के लिए स्टॉप लॉस 304 का रखना चाहिए। ओके, 304 के स्टॉप लॉस के बंधन बैंक में बेचने की राय है। इस बीच एसबीआई लाइफ, इसके रिजल्ट्स आ गए। कुणाल जी चार्ट तैयार कर लीजिए। रिजल्ट्स में पढ़ दो, 130 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 300 करोड़। वाह क्या बात है, बड़ा तगड़ा आंकड़ा है। मुनाफा 300 करोड़ के आसपास का इस वक्त आता हुआ आपके लिए एसबीआई लाइफ में 130 करोड़ से बढ़कर, और हमारा अनुमान भी 300 करोड़ का ही था, तो एग्जैक्टली जो हमारा पोल बोल रहा था उतना ही मुनाफा आया है। तो निफ्टी के दो स्टॉक जिनके आज रिजल्ट्स आने थे, दोनों के रिजल्ट्स आपके मार्केट आवर्स में आ चुके हैं। तो एसबीआई लाइफ ये आपके सामने रिजल्ट, मुनाफा 130 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़। कुणाल जी चार्ट्स। यानी जी देखिए, चार्ट पर भी हम एक रिवर्सल आते हुए देख रहे हैं। स्टॉक में हमने कल भी कुछ एक्यूमुलेशन होता हुआ देखा और आज भी एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। देखिए, इस ब्रेकआउट की पुष्टि होगी 778 रुपए के ऊपर, जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो 778 के ऊपर निकल गया स्टॉक, तो मुझे लगता है कि 790 से पहले नहीं रुकेगा। 778 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो एक डबल बॉटम पैटर्न भी बन जाएगा। 790 रुपए का टारगेट होगा, बाय करने की राय रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ के नतीजों के बाद स्टॉक में रिकवरी के थोड़े संकेत आते हुए दिख रहे हैं और इस रिकवरी में स्टॉक और ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ। नेट प्रीमियम बढ़कर 12,860 करोड़ पर पहुंची है 10,110 करोड़ से, तो अच्छी बढ़त आपको नेट प्रीमियम में भी देखने को मिल रही है और मुनाफा भी तगड़ा बढ़ता हुआ एसबीआई लाइफ का। चलिए, तो ये है वो दमदार स्टॉक। और एचडीएफसी लाइफ तो आज सुबह से मजबूत है ही। दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां
जो मजबूती के साथ HDFC लाइफ 2% मजबूत है, 575 पर ट्रेड करता हुआ। SBI लाइफ ने भी उतने ही दमदार नतीजे आपके सामने रखे। आइए आपके सामने कुछ दमदार पिक्स रखने की तैयारी में है और वो है सेठी साहब की तरफ से। बिल्कुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। बताएं सेठी साहब, एक या अनेक पिक्स कितनी है? अनिल जी 2 पिक्स है, एक कैश मार्केट से और एक पेज से। ओके, बताएं सर, शुरुआत कीजिए। देखिए अनिल जी, बाजार में एक मार्केट बची हुई है, बाजार में भारी गिरावट है, जिसका कारण एक तो जो इंटरनेशनली कोरोना को लेकर वापिस से चिंता कर रही है वही है, और दूसरा हमारे बाजारों में भी जो हेवी वेट है जैसे रिलायंस में इसका भारी गिरावट हुई है। तो ये सब कारण है। मैं होपफुल हूँ कि इन लेवल से अब गिरावट और ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, बट वापिस से बाजार में एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। तो मेरी खरीदारी करने की इच्छा है, बट एक स्टॉक्स को मैंने पिक किया है। कैश मार्केट से जो स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह देता हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, जिसका अभी प्राइस है 10,350 रुपए का। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एमएनसी FMCG प्लेयर है, जैसे कि आइकॉनिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, जैसे पेम्पर्स है, एरियल, टाइड, विस्पर, अम्पटीन नंबर ऑफ ब्रांड है, पेंटीन है, हेड एंड शोल्डर्स मिक्स, और बहुत ही जबरदस्त भारत में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है कंपनी के। रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 62.88% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20% के ऊपर का है, डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0, और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। जो भी मल्टीनेशनल पेरेंट है वो अराउंड 71% ओन करते हैं, DIA रेफाइज अराउंड 80%। ऑल इन ऑल सब कुछ है स्टॉक अच्छा स्टॉक होने का, और मुझे लगता है ये स्टॉक ये आज के गिरे हुए बाजार में बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसके बहुत ही शॉर्ट टर्म में 10,900 रुपए का टारगेट है और 10,150 का स्टॉप लॉस रहेगा। इस कंपनी के नतीजे भी 10 नवंबर को आने हैं, मुझे लगता है नतीजे तक ये लेवल्स तो डेफिनेटली आ सकते हैं। बंसल जी कुछ भी कहो, जितने भी शैम्पू के नाम सेठी साहब ने बताए, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा चैनल चेक, आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट की जानकारी, आपके जैसे ज़्यादा सर्वे वगैरह करके इन्फॉर्मेशन तो सेठी साहब रखते हैं। इतने सारे शैम्पू के नाम जरूरत ना होने के बावजूद ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं बंसल जी? आप बताइए, मानते कि नहीं मानते? नहीं अनिल जी, देखिए वो तो मैंने बोला नहीं अनिल जी। देखिए मैंने तो खुद मतलब कि आप देखिए लीवर का आता है सर्फ एक्सेल और PNG का आता है अनिल जी एरियल। हाँ। अनिल जी मतलब कि मैंने तो कपड़े एरियल से ही धोए हैं। मतलब कि बड़ा इजी होता है अनिल जी, गर्म पानी, बाल्टी में गर्म पानी डालो और कपड़े को भिगो दो और कपड़ा, सफेद कपड़ा भी साफ हो जाता है। वो तो अनिल जी मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा कि एक तो क्या है, ट्विटर पे तो जो लगे हुए हैं, आपको मौका मिले तो अनिल जी आप भी नहीं छोड़ते। ज्यादा नहीं मतलब क्या, हफ्ते में 1 बार 2 बार सैटरडे संडे को, और क्या ज्यादा नहीं का मतलब है। लेकिन बंसल जी इतना प्रोसेस मत बताओ, आप है ना बड़े टीवी स्टार हो, ऐसा नहीं। जहाँ मुझे पता है जहाँ भी आप जाते हो लोग आपके आगे पीछे एयरपोर्ट पे इधर उधर पब्लिक प्लेसेस भी हो जाते हैं, ऐसा मत बोलो गर्म पानी में ये सब। लेकिन ये बात जरूर है कि चैनल चेक आपकी भी तगड़ी है, आपको दोनों कंपनी के प्रोडक्ट में डिफरेंस भी मालूम है और वैसी तगड़ी चैनल चेक है हमारे सेठी साहब की भी। आइए तो सेठी साहब PNG हाइजीन, ये आप खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 10,900 के टारगेट के साथ। दूसरा स्टॉक बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जहाँ तक PNG हाइजीन के प्रोडक्ट में आपको अटपटा मेरे मुंह से शैम्पू के ब्रांड्स का नाम आना लगा होगा, बिकॉज आपको लगता है मैं यूज नहीं करता हूँ, बट थोड़ा बहुत तो मैं भी यूज करता हूँ। जो साइड में है मेरे, जहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ शैम्पू। तो बंसल जी ने उस ब्रॉड पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया एक्चुअली, कि शैम्पू के ब्रांड का मैंने जिक्र किया। तो बाकी अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है वो F&O स्पेस पे है। एक सॉलिड कंपनी है जो आज के बाजार में भी एक पॉजिटिवली ट्रेड कर रही है। कंपनी का नाम है L&T। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी तेजी इसमें देखी जा रही है। इस कंपनी ने भी 28 तारीख को अपने नतीजे डिक्लेयर करने हैं इस क्वार्टर के, और साथ ही स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर करने जा रही है कंपनी। हाल ही में जबरदस्त ऑर्डर विन करे हैं, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी इनको मिला है, और इनकी जो सब्सिडरीज है जैसे L&T इंफोटेक है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, उनमें भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है ये 950 के लेवल पे L&T भी बिल्कुल खरीदना चाहिए, और बाई वेडनेसडे जब इसके नतीजे आने हैं और स्पेशल
डिविडेंड का डिक्लेरेशन होना है। मुझे लगता है वी कैन सी लेवल्स ऑफ 985 रुपीज ऑन द स्टॉक, स्टॉप लॉस रखना 935 का। ओके, ये है आपके लिए एलएनटी में खरीदारी करने की राय। 935 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 85 के टारगेट के लिए। जाहिर सी बात है, स्पेशल डिविडेंड की तैयारी 28 तारीख को एलएनटी की तरफ से, और इसी पर मैं आपके सामने एक रिसर्च भी रख दूं। वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि एलएनटी कितना डिविडेंड दे सकती है। जी हाँ, जी बिजनेस पर हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कंपनियों की तरफ से एक्शन हो सकता है, वो आपके सामने रखा जाए। वो जो हम रखने की कोशिश करते हैं वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अंदाज से नहीं, बल्कि पूरी कैलकुलेशन, बैलेंस शीट के एनालिसिस के साथ कि कितना पैसा है, कितना आ सकता है, कितना आने की तैयारी में है, इन सारे तमाम, और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, क्यों इतना पैसा आ सकता है, इन सारी कैलकुलेशंस के साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण बताइए, एलएनटी क्या है अंदाजा, कितना डिविडेंड उम्मीद करें कि एलएनटी दे सकती है? देखिए अनिल जी, एक तो ये स्पेशल डिविडेंड है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। अब स्पेशल डिविडेंड कंपनी क्यों दे रही है? आपको याद होगा स्नाइडर को इन्होंने अपना जो स्टेक बेचा था इनके ऑपरेशंस का, ऑटोमेशन वाले का, उसको जो बेचा था उसके बाद अब ये डिविडेंड आ रहा है। अब हुआ ये था ना अनिल जी, 2018 में इन्होंने बेचना शुरू किया था, लेकिन हर्डल्स की वजह से बेच नहीं पाए थे। और आपको याद होगा 2018 या 19 के आसपास इन्होंने एक बायबैक भी लाया था 9,000 करोड़ का, लेकिन वो बायबैक कर नहीं पाई थी ये कंपनी, तो 9,000 करोड़ जो खर्च नहीं कर पाई थी। अब कंपनी करना चाहती है, लेकिन तब से अब तक हालात थोड़े बदल चुके हैं। इसके लिए शायद खर्चा थोड़ा कम करेगी, लेकिन कितना खर्चा करेगी इसका हम एक अनुमान लगाते हैं। अगर आप पिछला ट्रेंड कंपनी का देखें ना, तो कंपनी के पास जो कैश होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस, उसका करीब करीब 30 से 35% के आसपास जो है कंपनी हर साल एज ए डिविडेंड डोल आउट करती है। आप FY17 देख लीजिए, 18 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, आपको यही ट्रेंड देखने मिलेगा। तो इस ट्रेंड को अगर हम मान के चले तो एलएनटी को कम से कम इस बार 35 से 40 रुपए के आसपास का डिविडेंड देना चाहिए। और एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट एक्चुअली में डिविडेंड निकाल रहा था तो वो 37.5 आ रहा था। इसके मैंने 35 से 40 रुपए का एक ये रखा है, रेंज रखा है, जिसके बीच में इस कंपनी का डिविडेंड आना चाहिए। लेकिन अब मैं बताता हूँ 9,000 करोड़ की बात क्या है। अगर 9,000 करोड़ में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कंपनी अपने जो कर्ज कम करने के लिए भी पैसा यूज़ करे, अगर वो यूज़ भी किया, क्योंकि 14,000 करोड़ मिले हैं, उसमें अगर कुछ पैसा यूज़ भी किया और ये 9,000 करोड़ में से कुछ दे भी दिया, तो भी अनिल जी ऐसा भी हो सकता है कि करीब 50-55 रुपए के आसपास का डिविडेंड आ सकता है। अगर सही में कंपनी ने अपना इंटेंशन दिखाया और वो पैसा देने के इच्छुक है, तो 50 से 55 रुपए का डिविडेंड भी आ सकता है। ये भी एक अनुमान है, लेकिन अब वो कंपनी कितना देगी वो स्नाइडर के डील में से ये कंपनी जाने। लेकिन पास्ट ट्रेंड्स ये बताते हैं कि 35 से 40 रुपए कम से कम आना चाहिए। 35 से 40 रुपए का अंदाजा है। और जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट में, जिस तरह से कंपनियां कैश प्रिजर्व कर रही है, पूरा डिविडेंड नहीं दे रही है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाएं तो आप ये मान के चलिए सेफर माफ कीजिएगा, सेफर साइड पर 25 से 30 रुपए, 25 से 27-28 रुपए ब्रॉडली ये मान लीजिए, इसके आसपास एलएनटी का डिविडेंड आ सकता है। हायर साइड पर 35 रुपए के आसपास आ सकता है, 35 से 38 रुपए, और लोअर साइड पर 25 से 28 रुपए ये मान के चलिए। तो ज़्यादा आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो आप 25 से 28 रुपए मान के चलिए कि ये डिविडेंड आ सकता है। कैश है, लेकिन सारा का सारा शायद ना बेचे। जो पैसा इनका स्नाइडर की डील से आया वो तो देने की पूरी संभावना है। अब उसमें भी डील में से जो पैसा आया, टैक्स कटने के बाद कितना बचेगा वो देखने वाली चीज़ है। और जो बाकी का पैसा और बचा है इनके पास, उसको देखते हुए, क्योंकि बायबैक करने का इरादा था, बायबैक नहीं किया तो वो पैसा भी पड़ा हुआ है, तो उन दोनों को मिलाकर शायद सेफर साइड पर 25 से 28 रुपये, रीजनेबल साइड पर 35 से 38 रुपये, और बेस्ट केस सिनेरियो में 50 रुपये प्लस, जिसकी संभावना कम नहीं के बराबर, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो पर जाएं 25 से 28, ये एक्सपेक्टेशन लेकर चलें। ज़्यादा आ जाए तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं आया तो 25 से 28 भी अपने आप में कम नहीं, लेकिन ये स्पेशल डिविडेंड आने की तैयारी है, जिसके पीछे हमने सारी आंकड़ों के साथ मशक्कत की है और आपके सामने ये रखे हैं। एक राय आशीष जी से मैं इस पर ले लूँ। आशीष जी, क्या अंदाज लगा रहे हैं आप, क्या होना चाहिए, किस तरह का स्पेशल डिविडेंड उम्मीद करें हम एलएनटी से, और एलएनटी का शेयर क्या इस उम्मीद में, डिविडेंड की उम्मीद में खरीदेंगे आप? जी मेरा मानना है मिनिमम 20 रुपए और मैक्सिमम 30 रुपए, इस रेंज के आसपास बिल्कुल डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट अभी भी जैसे जो फ्यूचर में उसका रिफ्लेक्शन अभी इतना देखने को नहीं मिल रहा है, तो अदरवाइज डिस्काउंटिंग शुरू हो जाता है फ्यूचर प्राइसेस में। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अभी तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदें, क्योंकि बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है यदि आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। और
मेरा सलाह रहेगी कि रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। आज इतना खराब मार्केट में भी स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद में 28 को चूंकि रिजल्ट भी है तो 970 975 तक वैसे भी जा सकता है। मेरी स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, बाय करने की सलाह है इस वक्त LNT पर आशीष जी की तरफ से। बाय या सेल बताएंगे नितिन जी, तैयार हो रहे हैं हमारे साथ और वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या करना है, मूड माहौल थोड़ा सा ढीला दिख रहा है आज। जी अनिल जी, देखिए डेटा में सुबह ही यू टर्न है, यानी पॉजिटिव से डेटा नेगेटिव की तरफ टर्न हो गया है और मुझे लग रहा है ये जो मंथली एक्सपायरी अब इसमें करेक्शन का दौर रहेगा, इसको देखते हुए यहाँ पे हम बियर पुट स्प्रेड करेंगे, यानी 11,750 की पुट ऑप्शन लेंगे एक और उसके अगेंस्ट में 11,650 की पुट ऑप्शन बेचेंगे एक। इसमें 40 रुपए का कुल कॉस्ट आ रहा है मेरा और स्टॉप लॉस हम 20 रुपया डिफरेंस का रखेंगे और टारगेट करीब 80 रुपए का रखेंगे, यानी जो 40 रुपए की स्प्रेड है ये डबल हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 11,650 की तरफ आ सकती है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिनों में जब जब बाउंस हुआ, बाउंस में सेलिंग आ गई और आज उसका ब्रेकडाउन हमें मिला है, तो उसको देखते हुए हम बियर पुट निफ्टी की क्रिएट करेंगे, बेचेंगे। ये तो अनिल जी निफ्टी में करेंगे और बैंक निफ्टी में भी हम इसी तरीके की स्ट्रेटजी बनाएंगे। 24,000 की पुट ऑप्शन लेकर के 23,700 की पुट ऑप्शन बेचेंगे जो 120 रुपए में बन रही है और इसका टारगेट 220 का होगा और स्टॉप लॉस करीब 70 रुपए का रखेंगे, यानी मैं 50 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ बैंक निफ्टी में और करीब 100 रुपया ऊपर स्प्रेड का टारगेट रख रहा हूँ। दोनों में हम स्प्रेड अनिल जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और प्रीमियम्स जो है वो एट द मनी के प्रीमियम ओवर प्राइस्ड हो गए हैं, तो नेकेड पुट लेने में प्रीमियम ज्यादा है, इसलिए मैं स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं और स्प्रेड में अब मार्जिन भी काफी कम लगते हैं, तो स्प्रेड दोनों में बना सकते हैं, बियर पुट स्प्रेड। तो अगर समझिए स्प्रेड न करें, खाली पुट ले लें 11,750 और 24,000 का, तो ले सकते हैं अनिल जी, मगर के लिए करना चाहिए। अभी 11,750 95 में मिल रहा है और इसका स्टॉप लॉस 70 रुपये बन रहा है। मैं कोशिश ये करता कि मुझे थोड़ा बाउंस में अगर ये मिल जाए, अगर मुझे 80-82 की रेंज में मिल जाए ज्यादा बेहतर होता है, या फिर एक लॉट अभी ले लें और एक लॉट 80-82 के आसपास मिले तो ले लें और फिर फाइनल स्टॉप लॉस 65 रुपए लगा लें, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ऑलरेडी गिरी हुई है। थोड़ा बाउंस मिले तो ज्यादा बेहतर होगा लेना और अभी टाइम भी इंट्राडे के लिए कम है, तो उस केस में रिस्की है, बट अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो बियर पुट स्प्रेड ज्यादा सेफ है अनिल जी कंपेयर टू नेकेड पुट ऑप्शन, क्योंकि एट द मनी 750 में 95 का प्रीमियम 3 दिन के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक बात है, समझ गया मैं आपकी बात। दो चीजें नितिन जी, एक तो 3.5 तक अगर डेटा में बदलाव हो या कॉन्फिडेंस और बढ़े कि सीधा सीधा पुट लेकर जाइए तो आप फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज कर लेना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, मुझे ये बताओ कि किन लेवल के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आज बंद होता है तो आप कहेंगे कि तेजी की पोजीशन कम करके जाए? देखिए लेवल जो मेरे थे अनिल जी वो 11,760 ऑलरेडी टूट चुका है, उसके नीचे ही 780 फ्यूचर्स में मैं बात कर रहा हूँ, उसके नीचे ट्रेड हो रही है, तो बाय का तो कोई सवाल ही नहीं है। बाइंग इसी लेवल के नीचे ही कम हो जाती है, 780 के नीचे, तो बाइंग नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में हो सकता है मार्केट और 30-40 पॉइंट गिर जाए और 720 तक आ सकती है, तो एक बार यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है पुट लेकर के। आप एट द मनी पुट 95 रुपए में मिल रही है 750 की, जब खेलना ही है तो 95 रुपीज में लेते हैं, 75 का स्टॉप लॉस रखते हैं और क्लोजिंग 325 पे जो भी भाव होगा निकल जाए। ठीक बात है, चलिए तो ये है राय इस वक्त नितिन जी की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन खरीदने की। आइए बढ़ते आगे और बसीन साहब हमारे साथ हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है सर आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट्स और उसके बाद मैं आपसे लेता हूं आपकी BTST की फ्रेश कॉल, तो अपडेट्स बताएं सर।
तो अपडेट सर, एनटीपीसी तो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और गोदरेज प्रॉपर्टी आपको कहा था वो 1012 से 1030 हो गया, बने रहिए। शॉर्ट कॉल जो दी थी नौकरी की और बजाज ऑटो, वहां पे भी बने रहिए। और चौथा बाय था आपका HDFC। तो मैं अनिल जी ये कहूंगा, डोंट प्ले फॉर द ओवरनाइट क्यूज ऑन द शॉर्ट साइड। द मार्केट्स आर वेरी वेरी वॉलेटाइल एंड द यूएस मार्केट्स आर वेरी वेरी दे हैव ऑलवेज सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड। यहाँ से शॉर्ट करना वुड बी नॉट मोर देन फूल हार्डी। तो मैं सोचता हूँ 3 दिन की एक्सपायरी है, FIs हैव बीन बाइंग वेरी वेरी रेगुलरली, रुपीज स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड यील्ड्स आर लो, दिस इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट स्टॉक्स। Watch out for being hedged on the short side, unhedged without any longs. That's my key. अब आप कहें तो एक ही बाय कॉल है सर जो कल के लिए है, वो BTSTT आप कहें तो मैं दूं। प्लीज बताएं सर। सर कोटक बैंक के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, मैंने उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन मस्ट बी द हाईएस्ट सिंस लास्ट 12 क्वार्टर्स। 1395 1400 में लीजिए, 1373 का स्टॉप लॉस रखिए, और 1455 का भाव इसका आई थिंक एक्सपायरी तक आपको या 2 दिन में ही आ जाएगा। ओके, तो कोटक बैंक के नतीजों के बाद खरीदारी करने की राय है बस हिसाब की 1373 1373 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, अभी खरीद लीजिए। 1455 1455 ये है आपके लिए टारगेट जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। शुक्रिया सर, ये सारी ये BTST कॉल्स और अपने सारे अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आइए, बायोकॉन ये स्टॉक है एक्शन में, क्यों है एक्शन में और आगे के लिए क्या है आउटलुक बताने के लिए तैयार है देवांशी। चलते हैं देवांशी के पास। देवांशी बताइए। ओके, हम फिर से देवांशी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बायोकॉन ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख भी रहा है। बाजार इस बीच स्टेबल है, 11,750 के आसपास निफ्टी है और बैंक निफ्टी 24,000 के अहम लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ एक्शन और बढ़ता है। एक और स्टॉक है जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और वो है अमरा राजा बैटरीज। सचिन जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए अमरा राजा बैटरीज क्या करना चाहिए। अनिल जी, यहाँ पर रुझान तो पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो जब तक 730 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक आई थिंक ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए। हाल फिलहाल में जो ब्रेकआउट हुआ था उसी के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। अराउंड 785 के जोन में एक स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली उनको होल्ड करने की सलाह होगी। 755 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको मेंटेन करनी चाहिए। आई थिंक ओवरऑल अगर मंथली या वीकली स्ट्रक्चर भी देखें तो काफी समय के बाद एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है काफी हेल्दी साइन है। अगर मार्केट रिवाइव हो जाता है तो आई थिंक इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा और आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। तो क्लियरली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी से लॉन्ग बायस रखने की सलाह होगी। ओके, नज़र रखिए अमर राजा पर। स्टॉक रिकवर हो रहा है और ऐसे बाजार में जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्रीज पर थोड़ा प्रेशर है। आशीष जी, आपसे कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछना था। ये जो वायर हैं या जो FMEG हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वहां पर अच्छा एक्शन है। पॉलीकैब के नतीजे अच्छे रहे, आज देखिए स्टॉक 8.5% ऊपर है। KEI इंडस्ट्रीज में खरीदारी है, फिनोलेक्स अच्छा कर रहा है, वी-गार्ड में अच्छे एक्शन आ रहा है। क्या इस स्पेस पर नजर रखनी चाहिए आगे जाकर? क्या यहाँ पर आप अच्छा डिमांड मोमेंटम देख रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने भी थोड़ा चैनल चेक जो पता किया था तो वहां पर भी उन लोगों का एस्टिमेट यही है कि काफी बाइंग रिज्यूम हो रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि जो मार्च टू जून क्वार्टर एक थोड़ा वॉश आउट क्वार्टर के बाद में काफी जगह ऑलरेडी अनलॉक शुरू हो गया था, तो काफी डिमांड पिकअप हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो मेरा मानना है यहाँ पे पॉलीकैब जिसके काफी अच्छे नतीजे थे, हैवेल्स जैसा स्टॉक जहाँ पर जो चूंकि लीडर है तो वहाँ पे बिल्कुल एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और वी-गार्ड क्योंकि सदर्न इंडिया में जो लॉकडाउन का इफेक्ट काफी कम रहा है और उनकी काफी डोमिनेंट प्लेस है, तो तीनों स्टॉक परफॉर्म करेंगे। तो बिल्कुल इस सेक्टर में अभी भी जरूर स्टॉक बढ़ गए बट अभी भी बिल्कुल बाई की जा सकती है।
ओके, तो नज़र रखिए इस स्पेस पर, क्योंकि यहाँ पर आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। एक और स्टॉक जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो है IFB इंडस्ट्रीज। आपको याद होगा 2 महीने पहले इसको रेकमेंड भी किया गया था ट्रेडर्स डायरी में। आशीष ने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था और वहाँ से देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया है। नहीं तो बहुत ही बढ़िया गेंस दिखा रहे पिछले 3 महीने तो में तो वैसे भी स्टॉक ऑलरेडी डबल हो गया है। आज भी सुमित जी 6% ऊपर है। क्या अभी भी मोमेंटम दिख रहा है IFB इंडस्ट्रीज में? यहाँ से और ऊपर भी जा सकता है क्या? दीपांशु, स्टॉक मोमेंटम में है। स्टॉक के अंदर वन वे तेजी देखने को मिल रही है और लास्ट 3 से 4 महीनों में स्टॉक लोअर लेवल से डबल हो चुका है। स्टॉक के अंदर पोजीशंस कैरी करके चलना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 745 750 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 800 से लेके 825 रुपए तक के लेवल IFB इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलिए और IFB इंडस्ट्रीज पर रखिए नज़र। बढ़िया एक्शन इस स्टॉक पर आपको बनते हुए दिख रहा है इस समय। कुछ सीमेंट स्टॉक्स भी अब निचले स्तरों से रिकवर हो रहे हैं, जैसे कि JK सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, दोनों में ही आप देख रहे हैं कि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के इस समय संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एक स्टॉक और जो सुबह से थोड़ा एक्शन में रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल रहा है आज बट वैसे सुबह से एक्शन में है। कुणाल जी, EID पैरी का चार्ट देखिए। सुबह पॉजिटिव था, उसके बाद गिरावट आई, उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आई। EID पैरी क्या लगता है सर, यहाँ से और एक्शन दिखा सकता है? देखिए काफ़ी वक्त से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है दीपांशु, और एक बड़ा सपोर्ट है 260 रुपए के आसपास, वहां तक गया, वहां से वापस स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। मुझे तो खैर EID पैरी काफ़ी पसंद है दीपांशु। मुझे लगता है बस एक मामूली सी अड़चन 290 रुपए के आसपास है। ये पार होगी तो फिर 310 315 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल मुझे लगता है 290 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 290 के ऊपर खरीदारी करें EID पैरी पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं और दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी स्टॉक ने आपको दिखाई है। टाटा मोटर्स, इस पर रखिए फोकस। आज वैसे ऑटो स्टॉक्स के लिए उतना अच्छा दिन नहीं है, पर टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबरें भी आई हैं नए ऑर्डर को लेकर, और वैसे भी स्टॉक काफ़ी एक्शन में रहा है। नतीजों के लिहाज से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या है अनुमान इस बार के लिए? बिल्कुल दीपांशु, देखिए खबरें तो पॉजिटिव आ रही है टाटा मोटर्स को लेकर, पर जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है एक रिवाइवल के संकेत नहीं मिल रहे हैं वहाँ से, क्योंकि इनकी जो प्रीमियम सेगमेंट कार्स हैं, JLR की अगर आप बात करें तो वहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% का फॉल ऑलमोस्ट हमने इसमें जो है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और अकॉर्डिंगली इनकी जो रेवेन्यू है वहाँ पर करीब 21% की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 51,500 करोड़ का जो आंकड़ा है वो कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है रेवेन्यू के तौर पर। साथ ही अगर कंपनी की मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो वहां पर भी हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12.3% से घटकर करीब 8.7% के मार्जिन्स कंपनी के आते हुए नजर आ सकते हैं। और इसमें सरप्राइजिंग बात यह भी है कि यहां पर अगर आप देखें तो स्टैंडअलोन वॉल्यूम्स जो हैं वो सालाना आधार पर 5% बढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो JLR जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इनका करीब 75% होल्ड करता है, उसकी वॉल्यूम में गिरावट की वजह से आपको ओवरऑल इनके जो मार्जिन है और साथ ही जो रेवेन्यू है उस पर गिरावट का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से जो कंपनी का घाटा है वो भी 217 करोड़ जो पिछले साल था उसके मुकाबले अब 2750 करोड़ का घाटा आता हुआ नजर आ सकता है। तो नेट नंबर्स जो हैं वो तो कमजोर एक्सपेक्टेड है। अब देखना होगा कि जो फेस्टिव डिमांड है उससे इनको कितना सहारा मिलता हुआ नजर आया, और खासकर चीन में जहां पर हमें रिवाइवल देखने को मिला है वहां से जो लैंड रोवर की बिक्री है वो उसके आंकड़े क्या निकल कर आते हैं। तो ये है टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजों का अनुमान। मार्जिन्स में कमी आने के पूरे आसार। टाटा मोटर्स आशीष जी 134 पर बाय सेल होल्ड क्या है? कुछ भी नहीं अनिल जी, मैं तो न्यूट्रल हूँ टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर, क्योंकि 8-9 हजार करोड़ का क्वार्टरली लॉस कंपनी कर रही है, और जो आप सब जैसे क्वार्टर ओवर क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा, मुझे लगता है ईयर ओवर ईयर कुछ यहाँ पर ग्रोथ आने वाला है, और स्टॉक में भी उसका रिफ्लेक्शन ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को 120 से 125 के बीच में लेना चाहिए, रिजल्ट के बाद जब और गिरावट आए। ओके, मुझे लगा कि मैं 3 ऑप्शन आपको दूंगा, उसमें से कुछ न कुछ तो आप बोल ही दोगे बाय सेल होल्ड में से। आपने चौथा वाला नोटा वाला इस्तेमाल कर लिया, तो कोई बात नहीं, मैं पहुंचता हूं टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से जहां पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक पर। सुमित जी शॉर्ट कब बनेगा या लॉन्ग करने का टाइम आ गया अच्छे करेक्शन के बाद, तो वो भी बताइए।
अनिल जी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और इसमें एक बार दबाव देखने मिल जाए तो लोअर लेवल्स पे टाटा मोटर्स पे खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पूरे ऑटो पैक के अंदर आज जहां पे स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पे टाटा मोटर्स सिर्फ और सिर्फ 2% नीचे है, यानी इस स्टॉक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। तो थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, ये स्टॉक के अंदर खरीदारी करेंगे। नीचे के अंदर स्टॉक 130 128 का लेवल पे मिल जाता है तो वहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 140 142 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तब ये स्टॉक की रफ्तार और तेजी की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक में डिप्स में खरीदारी करेंगे। ओके, तो डिप्स में खरीदारी करने की राय है आपके लिए टाटा मोटर्स में, लेकिन अभी खरीदारी करनी है बिकवाली वो बताएंगे सुमित जी बिगुल के बाद। सुपरहिट बताएं सुमित जी। अनिल जी स्टॉक जो रडार पे आया है वो है वोल्टास। सेल साइड का व्यू इसमें बन रहा है। वोल्टास में आज ऊपरी लेवल से एक दबाव देखने को मिल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि वोल्टास यहां से और नीचे का मूव दिखा सकता है। 690 689 के आसपास स्पॉट लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए। 703 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के वोल्टास के अंदर बिकवाली करे, ये स्टॉक यहां से दबाव दिखाना चाहिए जिसके अंदर 675 रुपए से लेके 670 रुपए तक का फॉल वोल्टास के अंदर देखने को मिल सकता है। आई थिंक स्टॉक ऊपरी लेवल से रिवर्स हो रहा है, इसके लिए इसके अंदर एक बार सेल करके काम करेंगे तो अच्छा होगा। 1 से 2 दिनों में 675 से 670 के टारगेट होंगे। 703 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ। 670 ये टारगेट और 703 703 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल। वोल्टास में करें बिकवाली। एक और बहुचर्चित स्टॉक इसलिए कि इस स्टॉक में कॉल आए ना आए, इंटरेस्ट सबका है, सारे एक्सपर्ट्स का है, सुनने में, जानने में, देखने में, और व्यूअर्स का तो है ही। जी हाँ, भारती एयरटेल कल अपने नतीजे पेश करेगा, तो आइए भारतीय एयरटेल के नतीजों से पहले देख लें अनुमान क्या है। कुशल हमारे साथ है बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल, देखिए अनिल जी नंबर्स जो हैं वो लार्जली फ्लैट रहने का अनुमान है। क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आई जो है ऑलमोस्ट 2% तक बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट भारत और अफ्रीका में जो इनका कारोबार है दोनों तरफ से जो है 1 से 1.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और वहीं इसी वजह से अगर आप आरपू की भी बात करें तो 157 का आंकड़ा था पिछले क्वार्टर में और इस बारी 158, यानी कि वहां पर भी ज्यादा बदलाव जो है हम आरपू में भी एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं। पर आपको ये चीज जरूर देखनी होगी कि इनकी ओवरऑल जो मार्जिन है वो 43-44% पर स्टेबल रहेगी, पर इनका जो घाटा है वहां पर एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी। और 15,933 करोड़ का घाटा उन्होंने पिछले क्वार्टर में पोस्ट किया था और इस बारी हम 300 करोड़ का घाटा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका करीब 11,700 करोड़ का एक मुश्त घाटा आया था, तो वो अब इस बारी नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल अगर इस Q2 सीजन की बात करें तो वहां पर जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो भारतीय एयरटेल सिग्निफिकेंटली बढ़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले साल तो इनफैक्ट उनका ये जो आंकड़ा है एक्सेप्शनल लॉस का वो एजीआर मामले की वजह से और सिग्निफिकेंट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नंबर्स लार्जली फ्लैट रहेंगे, पर इनका जो घाटा है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। अब आगे के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जियो को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइबर्स को रिटेन करने की इनकी जो रणनीति है वो क्या रहती है, उस पर मैनेजमेंट क्या कहते हैं, और साथ ही जो अफ्रीकन कारोबार है वहां पर क्या कॉम्पिटिशन का क्या हाल है और अकॉर्डिंगली ये वहां पे कैसा प्ले आउट कर रहे हैं। ओके, आइए तो भारतीय एयरटेल जरा एक्सपर्ट्स को दिखाइए, इनकी राय ले ली जाए। हमारे सारे एक्सपर्ट्स की भारतीय एयरटेल पे, आप सब लोगों को भारतीय पे राय देनी है। बाय सेल नोटा रखूं कि नहीं रखूं, मैं सोच रहा हूं चलो रख लेता हूं। सब लोग जरूरी नहीं ना, आशु जी के डर के मारे नोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और आप ये मानकर ये सोचकर अपनी राय दें कि आशु जी इस वक्त चैनल नहीं देख रहे, वैसे ऐसा है नहीं, देख तो रही होंगे, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय एयरटेल रिजल्ट के पहले बाय सेल नोटा, खाली एक एक शब्द है, उसके लेवल्स और ये कुछ भी नहीं चाहिए। बाय सेल नोटा। बंसल जी शुरुआत कीजिए। अनिल जी नोटा है। अनिल जी डर गए? अच्छा कुणाल जी। अनिल जी एक शब्द में नहीं 2-3 शब्द मैं बोलता हूं। अनिल जी पहले मेरा फोन जो था वो वोडाफोन का कनेक्शन था, मैंने उसको टेलीपोर्ट कराया भारतीय एयरटेल में और अब मैंने उसको जियो में करा लिया है। तो अनिल जी इससे आपको जवाब मिलेगा। ओके सचिन जी।
इनफैक्ट 400 इस पर्टिकुलर लेवल पे हमने अग्रेसिवली लॉन्ग रेकमेंड किए हैं। इसमें लगभग 8 से 10% की अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है, बट यहाँ पर अभी भी मेरी सलाह यही है कि अच्छे लेवल्स पे है जहाँ पर स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। सो रिजल्ट के लिहाज से भी मुझे लग रहा है बुलिश व्यू ही रखना है, तो यहाँ पे बाई की सलाह। ओके, बाय। किरण जी? बाय। बाय। सुमित जी? अनिल जी, बाय ऑन डिप्स है ये स्टॉक का लोअर लेवल्स पे बेस बना है और यहां से ये घूमने को तैयार है, तो बाय ऑन डिप्स है। ओके, वागले साहब? अनिल जी, एज अ इन्वेस्टर बाय ऑन डिप्स, एज अ ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर सेल ऑन एवरी बाउंस। ओके, सेल ऑन। और फाइनली आपके लिए जरूरी नहीं कि आप 3 शब्दों में कहें। आशीष जी, आप फंडामेंटल एक्सपर्ट एकमात्र इकलौते हैं, ऑड मैन आउट जिसे कह सकते हैं, आप आराम से अपना रिव्यू दे भारतीय एयरटेल, ये फैसिलिटी सिर्फ आपको है। जी बताएं सर। जी अनिल जी, मेरी स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका और इस क्वार्टर में आप अच्छे नतीजे बिल्कुल देखने वाले। और अफ्रीका में भी जो उनका जो रेवेन्यू आया था उसमें माइनर फॉल था, बट मेरा मानना है कि ये क्वार्टर डोमेस्टिक जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके लिए ठीक अच्छा रहा है, तो मेरी स्टॉक को बाय करने की सलाह है। मेरा मानना 430 के लेवल के आसपास बिल्कुल एक अच्छा बाय, और अगले मंथ में 450-460 तक बिल्कुल आराम से जा सकता है। वंडरफुल। तो यहाँ पर खरीदारी करने का मिली जुली भारतीय एयरटेल पर दोनों ही तरफ की है, खरीदारी की भी, बिक वाली की भी और साथ ही नोटा भी। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए कल का काम आज ही कर लेने का, और वो कल का काम आज कर रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कल की पिक अभी देने को तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी। बिल्कुल बताएं सर। अनिल जी देखिए, हमारा पिक ऑफ द डे है कोटक महिंद्रा बैंक। इसको मिस नहीं करना है। पहले भी एक बार हाईलाइट किया था कि अकेला ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो 1 सितंबर की प्राइस से नीचे चल रहा है, और अभी इसने उन लेवल्स को क्रैक करा है और यहाँ पे 8 से 10% का अपमूव देखने को मिल सकता है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, मिस नहीं करना। और अनिल जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारी कॉल खत्म हो तो जिन जिन मेरे मित्रों ने अभी भारती पर खरीदारी की राय दी है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भारती को खरीदने की बात कर रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक नहीं दिखा, इतना बढ़िया ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, अगर सिर्फ आज का ट्रेडिंग का पैटर्न आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक का, तो इसमें काफी नीचे के लेवल्स हमने देखे, 1385 रुपए तक नीचे गया और वहां से फिर इसमें एक बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है, जिस 1347 तक, माफ कीजिए। और उसके बाद अनिल जी इसमें एक बाउंस आया नीचे के लेवल्स पर, लोग ट्रैप हो गए हैं। ये जो ट्रैप ट्रेडर्स हैं इनकी शॉर्ट कवरिंग के चलते ही अनिल जी स्टॉक कम से कम 1485 के लेवल्स दिखाएगा। तो मौजूदा स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है ये एक्सपायरी का सबसे बड़ा विनर साबित होगा। मौजूदा स्तरों पर खरीदें, 1399 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट ही 1450 रुपए का, दूसरा 1465 रुपए का, 1465 के टारगेट के लिए बाय करना है कोटक महिंद्रा बैंक। थोड़ी देर पहले अभी BTST के तौर पर भसीन साहब भी रिकमेंड करके गए थे, और यहाँ पर कुणाल जी और राकेश जी भी कह रहे हैं कि 99 के फेयर में न पड़े, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले, वो है 1399 का, और उसके बाद करें खरीदारी। और वैसे बंसल जी जो आपने कहा ना कि बाकी लोगों की भारतीय एयरटेल पे नजर नहीं गए, अरे तो भाई साहब उनकी थोड़ी गलती। सवाल मैंने भारती पे पूछा तो वो जवाब भारती पे देंगे ना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। अनिल जी आपने भारती पे सवाल पूछा लेकिन मैं तो कोटक पे ही बताऊंगा, तो आप वो भी जी कुणाल जी। अनिल जी अनिल जी देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक अनुमति ली थी अनिल जी कि मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको जवाब देना होगा। तो अनिल जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये भारती, तो चलिए आपने सवाल किया अनिल जी, आपने जस्ट डायल पर सवाल, आपने जस्ट डायल पर अनिल जी, जस्ट डायल अनिल जी भूल गए आप तो जस्ट डायल को। जब से वायदा कारोबार के बाहर निकला है मैं और वागले साहब दोनों भूल गए। अच्छा वागले साहब, मेरे को बड़ी रिलीफ मिली है जब वागले साहब जब से जस्ट डायल बाहर निकला ना वायदा कारोबार से, मुझे इतनी रिलीफ मिली है मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये एकमात्र स्टॉक ऐसा था जिसको मतलब देखने से मुझे डर लगता था। और हमेशा फिर भी वागले साहब तो हमारे खतरों के खिलाड़ी थे, तो कुछ न कुछ कर लेते थे, रिकमेंड कर लेते थे।
इसके निकलने के बाद जो रिलीफ मिली मैं बता दूंगा। जी कुणाल जी पूछिए, आपका अपना सवाल। जस्ट डायल पे मेरा जवाब, आप कुछ भी पूछो, मुझे पता है मेरा जवाब क्या है, पूछिए। सवाल ये है अनिल जी, देखिए सवाल ये है कि जस्ट डायल की इतनी बुरी यादें हैं कि अनिल जी ये स्टॉक डबल हो गया, किसी के रडार पर नहीं आया, किसी ने भी खरीदारी की राय नहीं दी, और अब ये देखिए 640 रुपए हो गया। अनिल जी अब साहस नहीं होता इसमें खरीदारी करें, तो अनिल जी करें तो क्या करें ये बताइए आप। अरे अभी बता देते हैं तुरंत प्रभाव से। अच्छा मैं बताऊं उससे पहले एक बार, हाँ बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। बंसल जल्दी से बोले, फिर मैं बताता हूं, जवाब बाद में देता हूं कुणाल जी का। जी देखिए अनिल जी, आपकी जो अनिल जी जस्ट डायल से घबराहट है, आपको जस्ट डायल से घबराहट इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले अनिल जी, 2-2.5 साल पहले अगर कोई आईफोन पर सिरी को बोलता था ना, प्लीज गिव मी द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ अनिल सिंघवी, तो वो नंबर जस्ट डायल दे देता था और आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी वो नंबर वहां से हटाने के लिए। ये अनिल जी असली कारण है आपका जस्ट डायल से घबराहट का। एब्सोल्युटली। नहीं वो बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैंने ईमानदारी से मैंने कंपनी में फ़ोन करके उनके एमडी से आपसे बात करके मैंने कहा प्लीज़ सर मेरा नंबर हटा दो, बहुत फ़ोन आते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ से लिस्टिंग हटा, लेकिन नहीं, वाकई में जस्ट डायल जैसा नटखट, शरारती और चंचल स्टॉक मैंने पहले देखा नहीं, बहुत ज़्यादा था। अच्छा, आप दोनों के सवालों का जवाब रखने के लिए देखिए, आप सवाल सीधा पूछे, लेकिन मैंने भी सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम ये बनाया कि देखो हम जे बिजनेस अब नंबर 1 चैनल है, तो टीम भी वैसी दमदार होनी चाहिए। सारा काम अनिल सिंह भी करेगा क्या? तो हमारे पास इतने दमदार लोग हैं। और आपने जस्ट डायल पे सवाल पूछा, तो देखिए वरुण दुबे तैयार है बताने के लिए जस्ट डायल में क्या है अच्छा, क्या है खराब। बुल वर्सेस बेयर। वरुण बताइए, जवाब दीजिए कुणाल जी और राकेश जी को। डेफिनेटली सर, उनको मैं जवाब दे दूंगा। बुल्स और बेयर्स दोनों के तर्क में रख दूंगा, इसके बाद आप डिसाइड करना कि किसका पल्ला सबसे ज्यादा भारी है। तो सबसे पहले बुल का पल्ला मैं बताता हूं कि बुल के लिए सबसे पहला तर्क तो यह है कि जेडी मार्ट के साथ ये दरअसल अब B2B बिजनेस में उतर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि इंडिया मार्ट किस तरह से B2B बिजनेस में है, उसी तरह का मॉडल दरअसल ये भी लेके आ रहे हैं, और उसके चलते कहीं ना कहीं जो यूफोरिया है इस काउंटर के लिए वो काफी बड़ा है। तो ये एंट्री कर रहे हैं उस सेगमेंट में, ये एक बहुत बड़ा बुल का तर्क है। लेकिन याद रखिए, इस कंपनी का पिछला ट्रेंड रहा है कि एग्जीक्यूशन और मोनेटाइजेशन को लेके इसका इतिहास कभी अच्छा नहीं रहा है, कभी ढंग से एग्जीक्यूट इस कंपनी ने किया ही नहीं है, और वो इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो B2B में उतर तो जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब एक कंपनी चाहती है कि MSME पे फोकस किया जाए और 12 से 18 लाख नए ग्राहक जोड़ना ये कंपनी चाहती है, उतनी संभावना है मान के चले जा रहा है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो बुल्स है इसको लेके काफी खुश है। लेकिन देखिए, ग्राहकों को जोड़ने के लिए ग्राहक ऐसे ही नहीं जुड़ जाते, उसके लिए विज्ञापन पे खर्च भी करना पड़ता है। तो विज्ञापन पे जो खर्च है वो इस कंपनी के काफी हद तक बढ़ जाएंगे, तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है प्रॉफिट और EPS पे देखने मिलेगा। अब बुल्स कहते हैं कि कोर सर्च कारोबार में इस कंपनी का जो काफी हद तक अपनी जो लीवर्स है उसको बढ़ाने के ऊपर कंपनी काफी जोर दे रही है। ये एक अच्छी बात है, यानी कि ग्रोथ एक्सपेंशन इस कंपनी का काफी ज्यादा होने वाला है, बिजनेस एक्सपेंशन। लेकिन प्रॉब्लम एक है, जो बड़े क्लाइंट है उनके अकाउंट जो है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। यानी कि आप अपना बेस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके जो बड़े बड़े क्लाइंट है वो आपके हाथ से जा रहे हैं। तो बेयर्स इस बात को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन बुल्स कहते हैं कि देश में बढ़ती इंटरनेट खपत से डिजिटाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। तो जो नए ग्राहक है वो काफी जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ बेयर्स ये कहते हैं कि कोरोना के इनफैक्ट दूसरी लहर अगर आ गई ना, तो यहाँ से MSME जिनको सोच रहे हैं कि काफी हद तक बढ़ाएंगे अपना बेस और कारोबार बढ़ाएंगे, वहां दबाव आ सकता है। तो जो ग्रोथ प्लान है वो खटाई में भी पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बुल्स बेयर्स दोनों का तर्क है। अनिल जी, अब आप ही डिसाइड करिए पल्ला किसका भारी है। जैसे मुझे कुणाल जी की आवाज नहीं आ रही थी वरुण, वैसे मुझे आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो वरुण, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वरुण की आवाज आप सबने सुनी। और ये सवाल मैं टॉस कर देता हूं आशीष जी की तरफ। आशीष जी, जस्ट डायल क्या करना है बताइए। देखिए, जस्ट डायल बिल्कुल मैं वरुण की बात से सहमत हूँ। बिजनेस मॉडल में काफी चेंजेस लाए हैं। अब इनफैक्ट जो SME बड़े कॉर्पोरेट्स है उनका जो रजिस्ट्रेशन लेवल आ गया है वो बिल्कुल एक दुकान का आ गया है। तो ये कभी पोर्टल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें स्विगी भी है, जोमेटो भी है, मेक माई ट्रिप भी है, प्रैक्टो भी है और इंडिया मार्ट तो है ही है।
तो ये सारे जितने भी पोर्टल्स हैं वो अपना पोर्टल का जो क्रक्स है वो आपको अब एक ही पोर्टल के थ्रू देने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जिसके कारण से जैसा इंडिया मार्ट का वैल्यूएशन इतना अच्छा हो गया है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका भी कैचअप हो रहा है। तो मेरी स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो एक चेंजेस आ रहे हैं डिजिटल मॉडल में पूरे पैन इंडिया, उसका बेनिफिशियरी इंडिया मार्ट और जस्ट डायल जैसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बनने ही वाली है। ओके, नजर रखिए जस्ट डायल पर। और आज देखिए 10% स्टॉक में उछाल आ गया है और निचले स्तरों से लगभग जैसे कुणाल जी भी बात कर रहे थे डबल हो गया है। निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से 200 अंकों का आपने सुधार देखा है। निफ्टी भी वापस 11,750 के ऊपर आया है, 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आते हुए देखा। तो थोड़ा निचले स्तरों से बाजार संभले जरूर हैं, पर अभी भी बिकवाली का दबाव गया नहीं है, पर डेफिनेटली आप अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। HDFC लाइफ में अच्छी रिकवरी आई है, इस स्टॉक पर नजर रखिए, यहाँ पर एक्शन है। HUL में थोड़ी खरीदारी आ रही है और ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखा है, 2150 के लेवल पर है, डेज हाई के करीब HUL आया है, यहाँ पर भी एक्शन है। सचिन जी, एक्चुअली सुमित जी ने आज सुबह HUL पर खरीदारी की राय दी थी, तो सुमित जी आपके पास आता हूँ। 10 की कमाई के आपने वैसे तो स्टॉक दिया था, लॉन्ग टर्म का दिया है, पर ये जो आज थोड़ा बाउंस आया है HUL में, क्या थोड़ा ट्रेड बन सकता है 1-2 दिन का HUL में? बनेगा, बिल्कुल बनेगा दीपांशु। स्टॉक के अंदर आज लोअर लेवल से बाइंग ही देखने को मिली है पूरे वीक मार्केट में, और अच्छे खासे वीक मार्केट में HUL तेजी दिखा रहा है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 2190-2200 का है, वो लेवल टूटने के बाद HUL में और तेजी देखने को मिलेगी। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, होल्ड करके रखना है, डिप आता है तो खरीदारी करनी है। ओके कुछ और स्टॉक्स जो बड़े मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, टाटा कम्युनिकेशन, बंसल जी इसके चार्ट देखिए, आज फिर से 5% का ऊपरी सर्किट, हाँ सर्किट ही है, 965 रुपए के आसपास, गजब भाग रहा है भाई ये स्टॉक। इसकी हेमिस्फीयर लिस्टिंग भी हो गई अब तो, इसकी जो डीमर्ज वाली कंपनी है। क्या करें इसमें टाटा कम्युनिकेशन? देखिए अनिल जी, जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है इन स्तरों पर भी बाय करना चाहिए, बट स्टॉक जो है 5% के सर्किट लिमिट पर है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, हल्की फुल्की करेक्शन अगर कोई मिलती है, 940 935 के प्राइस मिलते हैं तो खरीदना चाहिए। 910 काफी बड़ा बेस है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है 1018 से लेकर 1025, 1018 से लेकर 1025 के टारगेट हैं। कन्विक्शन हाई है, टाटा कम्युनिकेशन को खरीदने की राय है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर नजर रखिए और हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर एक्शन बना हुआ है। हमने पिछले हफ्ते भी हाईलाइट करा था किस तरह से टाटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं। पर चलिए 3:20 बज गए हैं, बिगुल बजा के चलते हैं अनिल जी के पास उनकी स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, हालांकि भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हुई है, ग्लोबल मार्केट्स में कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी सर 350 अंक नीचे ही आपको दिखेंगे, 280 अंकों की गिरावट है, एग्जैक्टली 1% का फॉल डाउ फ्यूचर्स, और नैस्डैक फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट 1% नीचे हैं। तो यहाँ पर तो पिछले 1 घंटे में कोई सुधार नहीं हुआ है। यूरोप के बाजार डेफिनेटली यहाँ पर सुधार देखा है सर। यूके अब ऑलमोस्ट पॉजिटिव होने की तैयारी में है, तो यूके के बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही है। फ्रांस और जर्मनी में उतनी नहीं रही है सर। तो थोड़ा ग्लोबल क्यूज अभी भी सुस्ती ही दिखा रहे हैं, पर हमारे बाजारों में रिकवरी आई है, क्या करना चाहिए? दीप, आमतौर पर 1.5 दिन का करेक्शन आमतौर पर आप देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे बाजारों में। तो आज लगभग आधा पौन दिन का करेक्शन आप मान लो, आधा पौन दिन का करेक्शन कल मान लो, उसके बाद देखेंगे कि कुछ अहम लेवल्स पे बाजार सपोर्ट लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से वॉलिटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है, उतार चढ़ाव बढ़ा है, अच्छा ये नॉर्मल हफ्ता होता तो उतार चढ़ाव से ज़्यादा चिंता नहीं थी, ठीक है चलता रहता है। लेकिन इस उतार चढ़ाव में 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पहली चीज़ तो है कि रिलायंस जो दिग्गज है निफ्टी को मजबूत रखने में, वो साथ नहीं दे रहा। दूसरा, अमेरिकी चुनाव के वक्त वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। और तीसरा, आपके लिए मंथली एक्सपायरी है। तो इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ओवर बुलिश और बेरिश दोनों ही होना गलत पड़ सकता है। तो आप हो सकता है अमेरिका में तेज उतार चढ़ाव आज देखें, फिर डाउ फ्यूचर्स कल सुबह कुछ और तस्वीर दिखाए। तो इसलिए एग्जैक्ट अंदाजा कल के लिए लगाना मेरे लिए मुश्किल काम है। अगर आपको किसी को लग रहा है तो आप अपने गट फीलिंग के साथ, अपनी कैलकुलेशन के साथ जाएं। डेटा ये कह रहा है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव है और ऐसे में आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए।
हल्की रखनी चाहिए। जितना आपका या तो प्रॉफिट है तो बुक कर लें, या आपका रीजनेबल लॉस है जहां पर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस, तो हल्का करके बैठ जाएं। वापस नीचे में एंट्री करने का जब मौका मिलेगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी देखिए, बैंक निफ्टी इतना कमजोर है, लेकिन कोई इंडसइंड बैंक, कोई कोटक बैंक मजबूती के साथ बंद हो रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और इंडेक्स में अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट है कि तेजी की पोजीशन में आप हल्का सा अपना पोजीशन को कम कर लें, और या फिर अगर हैं तो आप अपनी पोजीशन के साथ अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो क्या कर सकते हैं मैं बताऊंगा। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, क्योंकि अब निफ्टी थोड़ा ऊपर आ गया है, 11,800 का एक पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी का, और सामने 11,600 का एक पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। 11,780 पर चल रहा है अभी निफ्टी, 11,800 का पुट ऑप्शन ले लीजिए, 11,600 का बेच दीजिए, ये हो गया एक। 24,200 का पुट ऑप्शन आप बैंक निफ्टी में खरीद सकते हैं, और 23,800 का पुट ऑप्शन बेच सकते हैं 400 पॉइंट नीचे का। ये एक पोजीशन आप बना सकते हैं अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन रखनी है, डाउ फ्यूचर्स वगैरह को देखते हुए। एक पुट ऑप्शन आप स्प्रेड के तौर पर बनाकर जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। जी दीप। बिल्कुल, तो स्प्रेड के जरिए, पुट ऑप्शंस के जरिए स्प्रेड बनाइए, थोड़ा हेज करना ज़रूरी है, या फिर थोड़ा हल्का रहिए, अपनी जो प्रॉफिट वाली पोजीशन है उन्हें काट कर ही जाइए। वॉलेटाइल मार्केट एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। बैन से बेनिफिट ये भी जान लेते हैं, आखिरी कुछ दिन ही बाकी हैं इस एक्सपायरी के, कौन से स्टॉक्स एंट्री करेंगे, कौन से बाहर आएंगे, जल्दी से जानते हैं बैन से बेनिफिट में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, पहले बताइए कोई स्टॉक्स हैं जो बैन से बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल दीपांशु, 7 स्टॉक हम देख रहे हैं फिलहाल बैन में से 2 स्टॉक ऐसे जो निकलने की पूरी तैयारी बना ली है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 79% होगी। BHEL और PNB इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखेंगे, 80% से कम आ गई है मार्केट वाइड, तो पूरी संभावना है कि दोनों स्टॉक बैन से बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये 2 बाहर आएंगे। एंट्री जी भी सबसे पहले नाम आता है कोफोर्ज का। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 138% आ गई है, 95% से ऊपर जाती है तब स्टॉक बैन में आता है। टाटा मोटर्स 104% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और माइंट्री यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 99% है। तो 3 स्टॉक ऐसे होंगे जिनकी फ्रेश एंट्री होगी, कोफोर्ज, टाटा मोटर्स और माइंट्री। कोफोर्ज, टाटा मोटर्स, माइंट्री, ठीक है, 3 स्टॉक हैं जहां पर आपको बैन में आने की पूरी संभावना। माइंट्री तो आज ही आया बाहर वापस अंदर एक ही दिन के लिए, मतलब ऐसा क्या लोगों का इंटरेस्ट माइंट्री में इतना हो गया कि माइंट्री ट्रेड किए जा रहे हैं। तो एक बार मैं माइंट्री पर भी आशीष जी से राय लूँ, उससे पहले जल्दी से जय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कैश का ऑप्शन जैसे ले लेते हैं, उसके बाद आशीष जी के पास चलेंगे माइंट्री के लिए। बिगुल बताएं जय। अनिल जी, खरीद कर चलना है 11,800 का पुट ऑप्शन जो करीब 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रहेगा, इसमें 64 का ऊपर में पहला टारगेट जो रहेगा वो आज के हाई के करीब है 152 का, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 169 का है। 152 एंड 169 के लिए 11,800 का पुट ऑप्शन खरीदिए। अनिल जी, ये पूरी सीरीज़ अक्टूबर में अगर हम देखें तो मेनली 12,000 और 11,650 इसी के रेंज में निफ्टी ट्रेड करता आया है, फिर से अपर एंड ऑफ द रेंज से रिवर्स हुआ है। तो ये मैं मानता हूँ कि जो बाउंस बैक इंट्राडे में हमें देखने मिला है उसको यूज़ करना चाहिए पुट ऑप्शन खरीदने के लिए, बिकॉज अपर एंड से रिवर्स हुआ है तो लोअर एंड को टच कर सकता है, तो इसीलिए 11,800 का पुट ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। ओके, 11,800 का पुट ऑप्शन खरीदे निफ्टी का। एग्जैक्टली मैं भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि 11,800 का खरीद लें, सामने चाहे तो 11,600 का बेच दें। और बैंक निफ्टी पर जय नहीं जी, एक स्टॉक स्पेसिफिक मेरे पास रिकमेंडेशन है। हाँ तो बताइए, मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, 2.5 मिनट बचे, जल्दी से बता दो आप। ऐसे ही बिल्कुल अनिल जी मॉर्निंग में हमने HDFC लाइफ पर एक बाय रिकमेंडेशन दिया था और उसमें अच्छा हमें अपमूव देखने मिला। अभी SBI लाइफ का मैं बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 780 वाला कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, जो करीब अभी 11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पे पहले टारगेट बन रहे हैं 15 रुपये 70 पैसे के, दूसरा टारगेट बनेगा 17 का। 15.70 एंड 17 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। 7 रुपये 30 पैसे का एक स्टॉप लॉस रहेगा। SBI लाइफ का 780 वाला कॉल ऑप्शन अनिल जी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है जो HDFC लाइफ में बना था, तो यहाँ पे भी अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी।
ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ में खरीदारी करने की राय। एक और आपके लिए BTSTT कॉल है, वो है सचिन जी की तरफ से, बिना बिगुल वाला, उनके लिए, क्योंकि टाइम कम है। सचिन जी बताइए। अनिल जी, यहाँ पर बैलेंस करना चाहूंगा ट्रेड को, जो मैंने मुथूट फाइनेंस पे लॉन्ग पे दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बर्जर पेंट्स ने एक अहम लेवल तोड़ा है अराउंड 595 के आसपास का, एंड काफी अच्छी तरह प्लेस्ड है और एक पुल बैक मूव के लिए। तो मुझे लग रहा है 576 इस टारगेट के लिए ये शॉर्ट पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। फिलहाल फ्यूचर चल रहा है 592 के आसपास, स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 598 का। ओके, 598 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है बर्जर पेंट्स में, और 576 का रखिएगा टारगेट। तो एक बिकवाली की राय भी यहाँ पर आती हुई है। आइए, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ दिख रहा है, यहीं से दबाव आता दिख रहा है। आप देख सकते हैं रिलायंस, क्या जबरदस्त कॉल रिलायंस पर आया है, मान गए। सुमित जी, कमाल का कॉल दिया आपने। 2038-2040 पर इस वक्त स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। तो तेज गिरावट रिलायंस में 4% की गिरावट है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बुरा नहीं है किसी भी हिसाब से। 11,775 पर बंद हो रहा है, तो इतना बुरा नहीं। 11,750 के नीचे बंद नहीं हो रहा, 11,850 के नीचे जरूर है। और बैंक निफ्टी भी 24,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा, तो उतना बुरा नहीं। कमज़ोर तो है लेकिन उतने ख़राब भी नहीं कि बिल्कुल ही एकदम दम तोड़ दे, वैसी वाली सिचुएशन नहीं है। तो चलिए ठीक है, जहाँ बंद हो रहे हैं वहाँ अब ये सिचुएशन तो है ही कि कमज़ोरी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके लिए। इस बीच आइए बता दूं आपको कि जो स्टॉक्स एक्शन में हैं कमजोरी और मजबूती की तरफ, वो आपके सामने रख दी जाएं। मजबूत शेयर क्या है? HDFC लाइफ 3% ऊपर, नेस्ले 2.5% मजबूत, और कोटक बैंक 1400 के ऊपर दमदार क्लोजिंग करता हुआ। SBI लाइफ भी आज जिन दोनों कंपनियों के रिजल्ट आए निफ्टी में, SBI लाइफ और कोटक दोनों ही मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं, और स्पेशल डिविडेंड के चलते L&T में है बढ़िया तेजी खरीदारी। इंडसइंड बैंक भी मजबूत, लीवर्स 1% मजबूत, HDFC 0.5% मजबूत। कमजोर क्या है? ऑटो, टू व्हीलर तो एकदम पंक्चर ही हो गए। हीरो और बजाज दोनों 6-7%, पता नहीं, मतलब हालत इतनी खराब है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा कमजोर है, ये आइशर मोटर्स कमजोर है। तो ऑटो स्टॉक्स पे कमजोरी है, बैंक्स में कमजोरी है। एक्सिस, ICICI, SBI, ये बाकी बैंक्स जो कमजोर हैं आपके लिए। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। 11,778, 152 अंकों का नुकसान निफ्टी पर, 496 अंक नीचे सेंसेक्स, और 377 अंक नीचे 24,100 राउंड फिगर पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी, जो कि बदलेंगे लेवल थोड़ी देर में, ये आपके सामने आएंगे भी, इन पर आपको फोकस करना है। तो ये है आपके लिए। शाम को 6 बजे का विशेष शो आपके सामने मैं रख दूं, आज क्या कुछ होने वाला है ये आपके सामने। और आज का जो शो है वो पोल्यूशन के ऊपर है, और ये है दिल्ली के पोल्यूशन पर। तो कुणाल जी और राकेश जी को विशेष तौर पर समर्पित है ये शो आज का। दिल्ली में दम घुटता है। भारत में प्रदूषण पर अमेरिका में पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हवा को गंदा और ग्लोबल पोल्यूशन का जिम्मेदार बताया है, तो उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन ने ट्रंप को दोस्तों के बारे में जवान संभाल कर बोलने की नसीहत दे डाली है। तो अब वहाँ तो लड़ाई हो रही है वोटों की, लेकिन सच ये भी है कि प्रदूषण लेवल हमारे यहाँ खराब तो है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। एक रिपोर्ट जो आई है वो ये भी बता रही है कि पिछले साल में भारत में 16 लाख लोगों की जान प्रदूषण से गई है। अब कितनी सही है गलत है भगवान जाने, लेकिन रिपोर्ट आई है। तो आखिरकार प्रदूषण की वजह क्या है? खासकर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो सरकार की सारी नीतियाँ हैं वो फेल क्यों हो जाती है? साफ हवा की कोई उम्मीद बची है या नहीं, या हमें इसी जहरीली सांस में हवा में सांस लेनी होगी? ये है बड़ी बात जिस पर फोकस करना है। और कोरोना काल में प्रदूषण और कितना घातक है, इन्हीं मुद्दों पर करेंगे हम आज शाम 6 बजे चर्चा। दिल्ली में दम घुटता है। हमारे साथ होंगे सीनियर प्रोग्राम मैनेजर एयर पोल्यूशन कंट्रोल CSC के विवेक चट्टोपाध्याय साहब, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर CPCB के डॉक्टर डी साहा, और डॉक्टर शरद जोशी जो कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर में, उनसे भी हम करेंगे बातचीत। ये है आपके लिए 3 एक्सपर्ट। अब हमारे 2 एक्सपर्ट दिल्ली वाले, उनसे पूछ लेते हैं दिल्ली में प्रदूषण की वजह और कोई उपाय आपकी तरफ से भी है तो अभी देना चाहते हैं बंसल जी, या शो देखने के बाद? नहीं अनिल जी, देखिए मेरी तो नॉलेज सीमित है। मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि जो भी प्लानिंग चल रही है यहाँ पर पोल्यूशन को लेके, वो सिर्फ पेपर में है और हवा में पॉइजन है। तो अनिल जी बाकी तो हकीकत तो शो के बाद पता चलेगी, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, इंग्लिश में बोलूंगा अनिल जी, प्लानिंग ऑन पेपर, पॉइजन इन एयर। वाह क्या बात है, आप भी कहां से मुहावरे निकाल के लाते हैं।
प्लानिंग ऑन पेपर, पॉइजन ऑन एयर। अगर इंग्लिश चैनल होता तो मैं ये टाइटल रख के शो बना देता है, लेकिन अफसोस मैं हिंदी चैनल में इस तरह के टाइटल नहीं रख सकता बंधली। लेकिन आपकी नॉलेज का और आपने जो कविता बनाई अंग्रेजी में, छोटी सी सही, उसका सम्मान पूरा है आपके लिए। अच्छा बताइए कुणाल जी, बताइए। अनिल जी देखिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, और अनिल जी देखिए जब हम दिल्ली वासी जो लोग हैं ये अनिल जी पोल्यूशन को इतना ज़्यादा इससे अडॉप्ट हो गए हैं कि अनिल जी कभी बाहर जाते हैं तब महसूस होता है कि अनिल जी कितना पोल्यूशन दिल्ली में है, और इससे अनिल जी बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। तो मुझे लगता है वाकई में बहुत चिंता की वजह है। और अनिल जी ये अच्छा कि आपने दिल्ली से आप मुंबई पलायन कर गए, तो कम से कम प्रदूषण से तो बच ही गए अनिल जी। हाँ पता नहीं, मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग ऐसी काफ़ी टाइम से आ रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं संकोच कर जाता था। जब आज कुणाल जी आपने बोल ही दिया, आप आ जाओ मुंबई में, मतलब एक तो आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी, आप ये बोले सोचने समझने की शक्ति पे भी असर पड़ता है, आपके चार्ट्स के एक्यूरेसी रेशियो जो है ना गजब शूट होंगे, मतलब आप सोचते रह जाएंगे कि वो 10 में से 10 सही, ये तो कमाल ही हो गया। तो मुंबई आ जाए इस बारे में आप सीरियसली सोचे। कुणाल जी तो अभी से गायब हो गए मुंबई आने के लिए स्क्रीन से एकदम। ओके, तो ये है आपके लिए शाम का 6 बजे का खास शो, मिस मत कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आ गई। 162 अंकों का नुकसान 11,767 पर निफ्टी पर, और 402 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है 24,075 के आसपास। सेंसेक्स में नुकसान रहा 540 अंकों का 40,000 के लेवल को, लेकिन होल्ड कर पाए क्लोजिंग बेसिस पर 40,145। ये आपके लिए डन फॉर द डे। छुट्टी। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का शुक्रिया, सचिन जी, किरण जी, आशीष माहेश्वरी जी और सुमित जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी, तब तक अंदाजा लगाते रहिए कि क्या होगा अमेरिका में, क्या होगा उसके बाद सुबह अमेरिका के फ्यूचर्स में। बस चुनाव का वक्त है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी स्टेटमेंट आ सकते हैं, इन पर रहेगा फोकस। कल सुबह फिर से होगी आप सबसे मुलाकात। मुझे दीप को दीजिए इजाजत।